नमस्कार। बिहार की आवाज, बिहार के चेहरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जानकारी शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को पता हो कि बिहार के इस वक्त सबसे बुजुर्ग नेताओं में और सबसे परिपक्व नेताओं में अगर किसी की गिनती होती है, और ये जानकारी हमें भी अभी प्राप्त हुई है कि सबसे ज्यादा उम्र वाले अभी ना लालू प्रसाद यादव उस रेस में है, ना नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वरिष्ठ नेता हैं और हम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। बिहार के इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में जितने नेता हैं उनमें सबसे सीनियर नेता जीतन राम मांझी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी डायलॉग पर। मांझी जी, ये जानकारी हमें मिली, लेकिन आपके बारे में और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो जरा हम इस वीडियो के मामले के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद सवालों का सिलसिला। एक बात सुधार लीजिए, मैं नेता नहीं हूँ बहुत छोटा सा वर्कर हूँ। ओके, ठीक है, आइए जरा ये वीडियो देखते हैं। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति के वरिष्ठ और प्रभावशाली दलित नेताओं में हैं। वे मोदी सरकार 3.2 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का दायित्व संभाल रहे हैं। मांझी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 में कांग्रेस पार्टी से की और मखदूमपुर सीट से विधायक बने। मई 2014 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2015 तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 2015 में ही उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया। जून 2024 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र सरकार में मंत्री बने। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जैसे प्रमुख दलों के साथ काम किया। तो मांझी जी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और अब अपनी पार्टी, लेकिन आप अपने आप को अभी भी एक सिंपल कार्यकर्ता मानते हैं, नेता नहीं मानते हैं? निश्चित रूप में कार्यकर्ता ही हैं। नेता यदि हम रहते और जो नेता का गुण आजकल हुआ करता है तो शायद मेरी ख्याति कुछ और होती। जैसे क्या क्या इशारा है आपका? अब पर्दे में रहने दीजिए। अरे नहीं, पर्दा उठाइए। पर्दा नहीं उठेगा तो पता कैसे लगेगा? कहानी वही सक्सेस होती है कि कहानी ख़त्म होने के बाद ये मन में जिज्ञासा हो कि इसके बाद क्या। तो वही मेरी कहानी है जो मैंने कहा अभी कि इसके बाद क्या, वो सब आप लोग अपना समझिए। आप, जहाँ तक मैं इशारा समझ पा रही हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल नेता धूर्त हैं लेकिन आप बहुत सीधे हैं, मन के सच्चे हैं, इसीलिए धोखा खा जाते हैं। अब धोखा तो मैं नहीं कहता कि धोखा खाया हूँ, लेकिन एक बात सही है कि जो सिद्धांत पर चलता है कभी कभी उसको मार खाना पड़ता है, यानी सेटबैक होता है। वो हमारे साथ हुआ है। ये आप तब की बात कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री बने थे? मुख्यमंत्री की बात भी है और कभी कभी ऐसे ऑफर भी आए कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और आपको उपकृत किया जाता है, आप आइए मेरे साथ। और वहाँ पर हम निष्ठा अपनाई कि नहीं, ये जिस आदमी ने मुझे इज्जत दिया है, ख्याति दी है, उस आदमी के साथ हम कुछ इधर उधर की नहीं कर सकते हैं, दगा नहीं कर सकते। तो ये आज के ज़माने में ये नहीं चलता है। आज के ज़माने में झपट लेना चाहिए था, चल जाना चाहिए था, वो कुर्सी अपना लेना चाहिए था, उसके बाद जो होता देखा जाता, लेकिन मैं नहीं किया। अब दूसरा कसर यह है कि जब 9 महीना मेरा मुख्यमंत्री काल का हुआ और कुछ कसरतें होने लगी कि आप मंत्री पद से हट जाइए, तो हमारे बहुत सारे विधायकों ने कहा आप नहीं हटिए। हमने 2 कागज़ बनाया, एक इस्तीफ़ा का और एक असेंबली भंग का।
अगर हम में राजनीतिक पटुता होती तो हम असेंबली भंग का कागज़ त्रिपाठी जी यानी राज्यपाल महोदय को दे देता, लेकिन हम ने दिया अपना इस्तीफ़ा। इसलिए कि प्रायः हर इलेक्शन में 1/3 नए विधायक जीत के आते हैं, और वो नए विधायक अगर हम इस्तीफ़ा नहीं देते, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देते तो उनका लाइफ चौपट हो जाता। तो उनके लाइफ को ये समझ के कि हम दुर्दशा में हों तो हों, लेकिन मेरे साथी दुर्दशा में नहीं हो, इसलिए हमने अपने दाहिने पॉकेट का लिफाफा त्रिपाठी जी को थमा दिया। तो ये 2 घटना तो है। बिहार में आपकी जो उम्र है और तजुर्बा वो लालू यादव से भी ज़्यादा है, नीतीश कुमार से भी ज़्यादा है, और इस वक्त बिहार के जो सबसे सीनियर नेता हैं उनमें देखा जाए तो 2 ही लोग हैं, एक आप हैं और आपने ये बताया नारायण बाबू हैं। तो इस हिसाब से तो लगता है कि चेहरा अगर मुख्यमंत्री पद का कोई हो तो वो फिर से आपको ही बनना चाहिए, ऐसा मन में लगता है? कभी नहीं। पद के लिए एमएलए के सिवाय कभी मैंने सोचा नहीं कि हमको कोई पद मिल जाए, कभी नहीं। बहुत ईमानदारी से मैं कहता हूँ। और कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या क्या करते हैं। हम देखिए आज तक न अंगूठी पहनते हैं, न बद्दी पहनते हैं, न मंदिर जाते हैं। आप ले जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए तो आपके भावना के लिए हम चले जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, लेकिन दिल में नहीं। दिल में वही है कि भगवान कहते हैं, बाइबल में भी कहा है कि भगवान जिस क्रीचर को, जिस चीज़ को बनाया है, उसको जो प्यार करता है भगवान उसी को प्यार करता है। इस चीज़ को हम मान के आज तक चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बनने की अब लालसा नहीं है? कोई लालसा नहीं, कोई पद बनना की भी नहीं लालसा चाहते नहीं अब? है। नहीं बनना चाहते अब? हम तो 75 में ही कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे 75 वर्ष में, कि 75 वर्ष तक सक्रिय राजनीति में रहा जा सकता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी हमको मुख्यमंत्री बनाए, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा आज भी है। वो कितना भी कुछ कहें, उनके आदमी कितनों कुछ बोलें, लेकिन हम, हमारी पत्नी, सब उनको भगवान मानते हैं। अच्छा। उनको भगवान मानते हैं। और मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत कोई क्लिष्ट काम आता है तो बड़े बड़े लोग भी समझते हैं कि जितने मांझी उनसे काम करवा सकता है, और वो करते भी हैं, वो करते भी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उस समय ये बात आई थी तो उन्होंने हमको बनाया, बन गए। आज की बात जहाँ तक आती है तो ये दिमाग में बात बनती है कि हमको तो उन्होंने एक पहचान दिया, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में सारी सुविधा हम भोग रहे थे, इसलिए हमको कोई कहीं आगे की चिंता नहीं थी। लेकिन फिर इसी बीच में उन्होंने कहा हमको कि मांझी जी 2020 का चुनाव आप लड़िए। उनको एक मकसद सधाना था, उसको यहाँ मैं क्या कहूँ, तो लड़ गए। उनका मकसद सध गया। जिस आदमी को हराना चाहते थे वो हार गया, मैं जीत गया। अब चला 5 साल रहा। अभी आपसे इंटरव्यू करने से पहले ही आरजेडी के सांसद आए, उन्होंने आपका नाम लिया, आपके बेटे का नाम लिया, और ये कहा कि दामाद हो, बेटे हो, सबको मतलब धड़ल्ले से नीतीश कुमार की सरकार हो या पार्टियां हो सहयोगियों की, उसमें यही सब चल रहा है। तो परिवारवाद सिर्फ वहाँ नहीं है, यहाँ भी है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किए। हम तो पुराने ज़माने के आदमी हैं। पुराने ज़माने के कुछ पद उद याद है कि को कही सकत बड़ेन को, क्यों बड़े यों भूल, दीने दई गुलाब में इंदारन वे फूल। माने गुलाब के फूल में कांटा होते हैं, तो भगवान को कौन कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो सामर्थ्य है, वान है, उसको नहीं कर सकता है। हमारे बारे में जो तोहमत या कहते हैं, मैं खुशी मानता हूँ, लेकिन अच्छी बात है आपने यहाँ पर कहा, पब्लिक डोमेन में जाएगा, कि हमारा बेटा संतोष है, वो हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। यानी 1966 में ग्रेजुएशन करने के बाद 67 में 5th ईयर पढ़ रहे थे, 68 में हम पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते। मन में था कि हम प्रोफेसर होते, लेकिन 66 में ये बात पुरानी बढ़ जाती है, कहीं के हमको संवेदना आ जाती है कि जो मेरे माता पिताजी मजदूरी करते थे, हम हर संडे सैटरडे को घर पर जाते थे, काउंसलिंग होता था। हमारे पिताजी की आंख में आंसू आए और उन्होंने कहा कि बेटा अब तो मजदूरी नहीं मिलती है। तब हम पढ़ाई ड्रॉप करके
चले गए, हम नौकरी कर लिया। मन में ये इच्छा रही कि हम प्रोफेसर होते, लियन मेरा रहता, हम एम रहते मन ये का पॉलिटिक्स में, वो मेरी इच्छा अब पूर्ण रह गई। ओके। तब हमारे दिमाग में आया कि अगर हम नहीं तो हम अपने बेटा को बनाएंगे वैसा। अच्छा। तो इसलिए उसको डॉन बॉस्को में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, नेट किया और पीएचडी किया। एक करके यू कांट इमेजिन कि छोटी सी नौकरी वो यूनिसेफ में करने लगा। वो पोल पर चढ़ करके स्टिकर छापता था यूनिसेफ का। जब 6 बरस ऐसा हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर हो गया, 36,000 रुपये महीना उसको मिल रहा था। और इधर हम राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, हमारा मंत्री पद हुआ। तो उसने कह करके कि पिताजी आपके साथ रहने की ज़रूरत है, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ। और मेरे साथ आया। 5 वर्षों के बाद उसको एमएलसी दिया। अच्छा। तो आप समझते हैं कि वो बेटा था इसलिए दिया उसको। इतना सेक्रीफाइस तेजस्वी जी किए हैं, इतना सेक्रीफाइस ये तेज प्रताप किए हैं, इतना सेक्रीफाइस मीसा की है, इतना सेक्रीफाइस वो जो कहाँ रखती सिंगापुर वो की है। और वो आदमी कहता है, उस पार्टी के आदमी कहता है, तो मैं तो कहता हूँ उसको लाज लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। लालू जी कहते हैं कि तेजस्वी जो है वो भी पहले क्रिकेट में खेलता था, वो भी जाते थे पानी ले लेकर क्रिकेटर्स के पास में मैच में, उन्होंने भी संघर्ष किया है, तब वो यहाँ तक पहुँचे तेज हैं। प्रताप क्या करते थे? मीसा क्या करती थी? मीसा ने भी डॉक्टरी एमबीबीएस की है। क्या किया? करना ही नहीं होता है, पब्लिक वर्क भी तो करना चाहिए। और वो जो सिंगापुर वाली है वो क्या करती थी? है? तो मेरा कहने का और शैलेश जी क्या करते थे, जो आज है समूचा घर चलाते हैं वो। बिहार की बात हो रही है और बिहार में ये चल रहा है कि महागठबंधन में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एनडीए के नेता जो हैं और खासकर 2 नेता जो हैं, उन्होंने मोदी जी और नीतीश जी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी है। और वो नेता है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। आप जो है वो चिराग पासवान को लेकर तमाम बातें कर देते हैं कि वो अपरिपक्व हैं, उनको बोलना नहीं चाहिए, उनको कानून व्यवस्था पर नहीं बोलना चाहिए, तमाम उनके बयानों पर आप कटाक्ष करते हैं। आपको लगता है दोनों के बीच में सब ठीक है? हम कटाक्ष नहीं करते हैं, हम उनको पुत्रवत मानते हैं। ओके। तो जिस प्रकार से पुत्र को उंगली पकड़ के सिखाता है, नहीं जरूरत होती है तो कान भी पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसे चलो। तो कई ऐसी बातें आई उनकी, उसमें हम यही कहा कि कहीं अनुभव की कमी है, इसके चलते वैसा बोल रहे हैं। और अनुभव ये काम है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने कही, तो कितने दिन से राजनीति में हैं वो? 10 वर्ष से। और जीतन मांझी 1980 से है। तो हम उसको उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा जन्मा है अभी, बरसात देख रहा है तो कहता है समूचे दुनिया पानी 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 है। वो तो नहीं देखा कि लू चल रहा होगा, वो तो नहीं देखा कि बसंत में फूल खिल रहे होंगे। तो वही बात उनको हम समझाया कि आप तो 2 दिन से आए हो, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात क्या देखते हो? तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है बिहार का? एकदम ठीक है। मैं उसको इसलिए कहता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब था 2000 से 2005 के पहले कि जो क्रिमिनल, उस समय मारुति गाड़ियों की बड़ी चोरी होती थी, आपकी भी गाड़ी अगर खड़ी रहती तो उठा कर ले भागता लोग। और एक अन्य मार्ग में लालू जी बैठते और बुलाते आपको, और जो हम चुराए हैं गाड़ी वो हमको, और आपको कहते कि भाई भूखा है भाई, कुछ इसको पैसा दे दो, ले जाओ गाड़ी। आज है किसी का हिम्मत एक अन्य मार्ग में कोई जाएगा, इस तरह से करेगा? एक बात। दूसरी बात, हम 80 से करते हैं, 80 से आज तक के किसी भी सरकार में एक भी क्रिमिनल का इनकाउंटर हुआ है बता दे? और नीतीश कुमार ने तभी देखा कि कारोबारी की हत्या हुई, पकड़ा गया, उसको कोई इनकाउंटर कर दिया। अभी पारस हॉस्पिटल में पकड़ा गया, उसको 5 को तुरंतों को अपना जगह पर पहुंचा दिया। हाँ। तो कहने का मतलब आज घटनाएं होती है तो कार्रवाई होती है। क्या आपने ऐसा कोई बयान दिया था कि भगवान राम जो है वो बेसिकली भगवान ही नहीं है, और रावण जो है वो राम से ज्यादा बलवान भी थे और भगवान भी थे, ऐसा कुछ? देखिए, ये व्यक्तिगत बात है।
ये आस्था का चीज़ है। अब इस चीज़ को हम आज के समय में नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अभी कहा आपको पहले ही कि न मैं अंगूठी पहनता हूँ, न मैं बद्धी पहनता हूँ, न मैं मंदिर जाता हूँ, न मैं मस्जिद जाता हूँ, लेकिन भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता हूँ। और भगवान कोई कह दे कि कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। भगवान को ही जानते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। इस आधार पर मैं बात करता हूँ। भगवान वही कि भगवान जिसको बनाया है, जिन जंतुओं को बनाया, उसको प्यार करो, उसको दया दिखलाओ, भगवान तुमको मदद करेंगे। इस चीज़ में मैं विश्वास करता हूँ। तो ऐसे चीज़ में जब मैं विश्वास करता हूँ तो कहाँ राम और कृष्ण और फलना और चिलना का क्या महत्व है मैं नहीं समझता हूँ। और दुनिया समझ जाए तो क्या बात है, उसके नाम उनके आड़े हाथ में नहीं लेता हूँ कि आप भाई पूजो। हमारे कबीरदास भी कहते थे, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली जो पीस का है संसार। तो कहने का मतलब वो राम भक्त नहीं थे क्या? कर्तव्य बोध की बात होती है, आस्था की बात होती है। आस्था अगर आप में है तो बहुत बड़ी बात है। आस्था है तो भगवान है और न तो पत्थर है। तो जो आस्थावान है, और इसमें निर्गुण और सगुण दोनों की बात आती है। कोई निर्गुण पूजा करता है, कोई सगुण पूजा करता है। मतलब आपकी आस्था है, ये बयान गलत तरीके से पेश किया गया। निश्चित रूप हम आस्था में रखते हैं, लेकिन ये कहिएगा कि राम है ही हैं, कृष्ण है ये हैं, इस पर अभी हम चुप रहेंगे। चुप रहेंगे? हाँ, आपने बोल ही दिया इस पर। चुप आप रहने वाली बात मैंने पहले ही कहा कि बहुत सी बातें हैं जो पर्दे में रहने दो। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप खुद को सिर्फ दलित नेता के तौर पर देखते हैं, जबकि बिहार जो है वो जाति से आगे निकल चुका है। प्रशांत किशोर तो पूरा कैंपेन ही यही चला रहे हैं कि जाति पर वोट ना पड़े, हर धर्म की बात हो, हर जाति की बात हो। आपको लगता है बिहार इस बार जाति से निकलकर बाहर वोट देगा? देखिए, प्रशांत किशोर महान आदमी हैं भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो कई एक चुनाव लड़ाए, क्या किए, कहाँ से पैसा अर्जित कर लिए हैं। वो इतना कार्यकर्ता बना दिए हैं, इतना गाड़ियाँ बांटे हैं, इतना मोटरसाइकिल बांटे हैं कि मैं समझता हूँ कि उनको मैं प्रणाम करता हूँ। रही बात हमारी, जब आप इस माने में कहते हैं कि कार्यकर्ता की बात करते हैं और जाति की बात करते हैं, तो हमारी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। हमारी पार्टी का प्रियम्बुल ही है कि हम दो जाति संसार में जानते हैं, एक अमीरों की, एक गरीबों की। अच्छा। और इसीलिए जब मैं मुख्यमंत्री हुआ तो जो मैंने काम किया, आप जो पत्रकार मित्र हैं उनको हम गरीबी रेखा में माना, और इसीलिए उनको हम पेंशन, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट में क्लब और स्टेट में क्लब बनाने की बात किया। धन्यवाद देते हैं अभी नीतीश कुमार को कि मेरे ही उस बात को लेकर के भी क्या कहते हैं, पत्रकारों का पेंशन शुरू कर दिया। हम गरीब मानते हैं महिलाओं को। महिला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये कहा गया था। मैं नहीं समझता हूँ कि महिला अबला है, महिला सबला है। महिला, जब सरस्वती थी महिला शिक्षा की मालकिनी, लक्ष्मी थी महिला धन की मालकिनी, और दुर्गा थी मालकिनी शक्ति की। तो शक्ति और धन और विद्या यदि महिलाओं में थी तो महिला को हम अबला कैसे कहेंगे? लेकिन अभी हम लोग बंगला बना के रखे थे। इसीलिए जब हम मुख्यमंत्री बने तो हम कहा कि बिना शिक्षा के महिला आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बाबा अम्बेडकर हमारे ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वही गरजेगा। तो हम भी चाहा कि बेटियों को गरजावें हम, और इसीलिए पहला क्लास से लेकर के एमए क्लास तक की पढ़ाई उसको हम फ्री कर दिया था। ठीक है, तो ये तो अच्छी सोच है। मैं ऑडियंस पर जाऊं, लेकिन अंत में आपसे जस्ट यही जानना चाहूंगी माझी जी, सीटों को लेकर के क्या बंटवारा जो है उस पर पेंच फंसा हुआ है? क्योंकि जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि आपको 3 से 4 सीटें ही सिर्फ ऑफर की जा रही हैं। क्या 3 से 4 सीटों पर कुछ समझौता हो रहा है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और इतना मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही मैंने कहा कि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं,
मैं एक सिद्धांत पर चलने वाला आदमी हूँ, उसमें कभी मार भी खाता हूँ। गत लोकसभा चुनाव में मूर्धन्य नेता ने कहा कि आपको 2 पार्लियामेंट सीट दे रहा हूँ और 1 राज्यसभा का सीट दे रहा हूँ। जोड़ लीजिए कि राज्यसभा का सीट मिलता और 2 पार्लियामेंट सीटें जीता तो पार्लियामेंट में आज हमारी स्थिति और अच्छी रहती। लेकिन मिला क्या? 1 सीट। हम कभी चुप बोले? डिसिप्लिन था। तो उसी प्रकार से आज यहाँ है कि आज एनडीए में सीट की बातें होगी। हम यहाँ कुछ सीट की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ और वो आग्रह करता हूँ एनडीए के नेताओं से कि हमारी उम्र 10 वर्ष की हो गई, यानी 2015 में हमारी पार्टी बनी है, आज 2025 हो गई। अभी कल ही परसों हम 10वां वर्षगांठ मनाया है, तो हम अभी निबंधित पार्टी हैं। तो कब तक हमको निबंधित पार्टी रखोगे भैया? हमको भी मान्यता प्राप्त पार्टी बना दो। अच्छा। तो मान्यता प्राप्त बनाने में 6% सीट चाहिए, वोट चाहिए, और नहीं तो कम से कम 8 सीट चाहिए जीता हुआ असेंबली में। तो 8 सीट जीते देंगे और 8 सीट में जीत जाऊंगा, तो संभव नहीं है। इसीलिए कल्पना कीजिए कि हमको कैसे आप बना सकते हैं मान्यता प्राप्त। तो यही हमारी मांग है एनडीए के लोगों से। तो कितनी सीटें आप कितनी मांग रहे हैं? हम मांग खा रहे हैं हमारे कि जितना आप हमको मान्यता प्राप्त होना है, जिसमें उतना 8 सीट जीत के आ जाएं असेंबली में, उतना सीट हमको दीजिए। और नीतीश कुमार के बारे में जो विरोधी कह रहे हैं, उनकी सेहत को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार कोई नया चेहरा आना चाहिए सामने? देखिए, नीतीश कुमार के सेहत के बारे में जो लोग कहता है, मैं समझता हूँ कि उसी का सेहत खराब है। उन्हीं को चेहरा बना निश्चित, उनसे दूसरा बड़ा चेहरा कोई नहीं अभी है बिहार में। एक सवाल जल्दी से। पहला सवाल तो ये कि एक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में आपकी कितनी बड़ी उपलब्धि है? क्या इस इलेक्शन में आप बिहार के 9 महीने के मुख्यमंत्री की उपलब्धि लेके जाएंगे? दूसरा सवाल कि आप पे आरोप लगता है ना। एक सर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। और दूसरा, आप पे आरोप लगता है कि आप सीट तो एनडीए से 20-22 मांगते हैं, लेकिन आप अपने कार्यकर्ता को एक भी सीट नहीं देते जी। पहली बात अगर कहते हैं जिसकी चर्चा आपने किया, तो 2 बातें तो अभी आपके सामने कह दिया कि बच्चियों को शिक्षा होनी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और भारत में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बच्चियों की पढ़ाई बच्चा से लेकर के एमए तक के फ्री किया हो, ये कोई कम बात है क्या? एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी पत्रकारों के बारे में हमने कहा कि पत्रकार 20 रुपया पर घूमते हैं। हम गांव घर में जो हम रहने वाले हैं, गांव घर में जाते हैं तो देखते हैं पत्रकार आता है, मिलता है। हम कहते हैं कितना तुमको मिलता है? तो कहता है भैया 1-2 मेरा न्यूज़ लग गया तो 20-40 रुपया हो गया। तो बताइए कितने, तो उससे गरीब कौन है? इसीलिए हम मुख्यमंत्री बहैसियत कहा था कि इनको हम पेंशन देंगे और 10 इनका नाम रजिस्टर करवाएंगे और 10 साल इनका कंप्लीट होता है वैसे ही इनको पेंशन जोग बनावेंगे। तो क्या आज समूचे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं था, हमने किया था। एक चीज़। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार और हिंदुस्तान किसानों का देश माना जाता है। किसान के लिए सबसे बड़ी बात आ जाती है कि उपज जो उसका है उसमें लागत ज़्यादा होता है। हम एक मजदूर का लड़का है, हमको ऐसा लगा था, अगर ये कहानी कहेंगे तो आप शायद ये होगा कि हमारी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई इसीलिए छूटी कि उस साल अकाल पड़ गया था। मेरे मालिक को पैसा नहीं था कि मजदूरी पिता को देते, तो हम पढ़ाई छोड़ दिया। तो उस किसान के लिए हमने यही सोचा कि अगर हम बिजली माफ़ कर देते हैं तो ये किसान सचमुच में अच्छा काम करने लगा। इसीलिए 5 एकड़ ज़मीन रखने वालों को बिजली माफ़ करने की घोषणा हमने की थी। शेड्यूल कास्ट को 3 डिसमिल ज़मीन दी जाती थी। आज के ज़माना में 3 डिसमिल ज़मीन में कौन रहेगा? हमने कहा कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, और 5 डिसमिल ज़मीन ही नहीं देंगे, उसको 2 कोठरी देंगे, 1 पोर्टियार्ड देंगे, 1 किचन देंगे, 1 बाथरूम देंगे और वो
वही जानवर रखने के लिए भी एक देंगे और एक चापाकल देंगे। एक 3.25 लाख रुपया की बात आती थी। ऐसा करके हम प्राय उमा जी थे, उनसे हमारी बात हो गई थी और हम लोग कर लिया था कि अगर हम रहते तो हम फरवरी में रिजाइन किया था, मार्च अप्रैल में जाते जाते इसको हम लागू कर देते। जी, जी। आज तक तो कोई नहीं किया वो। एक बार ये हुआ। दूसरी बात ये भी किया था, 14 लाख एकड़ ज़मीन यहाँ पर ने 17 लाख एकड़ ज़मीन बिहार में है अभी। हमने उस समय का तत्कालीन व्यास जी थे, बहुत अच्छे अफसर थे, आप लोग जानते होंगे शायद, उनको हमने लगाया था कि हमारे के यहाँ 11-12 लाख से ज़्यादा आदमी नहीं है जिनको एक डिसमिल ज़मीन नहीं है। तो ये 17 लाख एकड़ ज़मीन है। हो सकता है कुछ पहाड़ पत्थर नदी हो, हाँ, लेकिन आप इसको कैंप लगा करके ऐसा कर दीजिए कि एक एक करके ज़मीन सबको दे दीजिए, ताकि हमारा सब लोग ज़मीन यहाँ खेती वाला हो जाए। क्या है बिहार में कर दिए, भारत में कोई ऐसा, मैंने वैसा किया था। अब उसी प्रकार मांझी जी, समय की बहुत ज्यादा बाधा है। आपका तो कार्यकाल जितना रहा और उसमें इतनी लंबी फेहरिस्त हो सकती है, आप सही कह रहे हो, उसको गिनाने चलेंगे तो बहुत लंबा समय हमें चाहिए होगा। लेकिन आज हमारे पास पूछा गया है तो कहने बिल्कुल 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 हमारे पास वक्त इतना ही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और डीडी डायलॉग में आने के लिए, शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का।
नमस्कार। बिहार में इस बार महागठबंधन आखिर क्या करने वाला है, अंदर चल क्या रहा है महागठबंधन में, और खासकर सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी सुगबुगाहट है। कांग्रेस पार्टी आखिर कहां पर स्टैंड करती है बिहार में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा भाई है वो तो आरजेडी है और आरजेडी पूरी तरीके से बार्गेनिंग भी कर रही है। तो अब जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार के वोटरों के बीच में, तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीद कितनी है? एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ रूबरू करने के लिए मौजूद है, रंजीत रंजन जी। इनकी बुलंद आवाज संसद में सुनाई देती है, कांग्रेस की तेज तर्रार आवाज, महिला नेत्री और इस वक्त राज्यसभा की सांसद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डीडी डायलॉग में बात करने के लिए। भले ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है, लेकिन बुलंद आवाज जो है वो बिहार से आती है। रंजीत जी, हम शुरुआत करें, लेकिन एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपके राजनीतिक सफर के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। रंजीत रंजन कांग्रेस की प्रमुख राजनेता है। रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं। वो लॉन टेनिस खिलाड़ी भी रही हैं। शादी के बाद वो सक्रिय राजनीति में आई। रंजीत रंजन बिहार के सुपौल और सहरसा से सांसद रह चुकी हैं। 2022 में कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए नामित किया। रंजीत रंजन कांग्रेस संसदीय दल की सचिव हैं। बुलेट चलाकर अक्सर संसद पहुंचने वाली रंजीत रंजन अपनी खास स्टाइल के लिए सुर्खियां बटोरती रही हैं। जैसा कि रंजीत जी हमने कहा, तेज तर्रार आवाज, लग रहा है कि वर्सेटाइल भी हैं आप। कभी आप बुलेट चलाकर पार्लियामेंट पहुंच जाती हैं, कभी आप अपने वोटर्स के बीच में भी इसी तरह वोट लेने के लिए पहुंचती। कांग्रेस में ऐसी आवाजें अब कम हो गई हैं क्या? नहीं, देखिए, वर्सेटाइल क्यों बोलते हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि हर वुमेन वर्सेटाइल होती है, डायनामिक होती है, और कुछ का दिख जाता है, कुछ का नहीं दिख जाता है। और नेचुरली जब आप क्षेत्र में होते हो तो आप उनके जैसे होते हो, कभी आप अपने जैसे होते हो, कभी आप काम के साथ होते हो। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस है तो मुझे लगता है इसलिए ही वर्सेटाइल है, डायनामिक बचा हुआ है। और वुमेन का रिस्पेक्ट जो मैंने अपनी पार्टी में देखा है, 30 साल हो गए मुझे राजनीति में, तो आई प्राउड माय पार्टी की उसमें वुमेन को जेंडर इक्वालिटी की तरह देखते हैं और समान मानते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस में ऐसे नेता बचे हैं, कांग्रेस में ही नेता बचे हैं। कांग्रेस में ही एक दो एग्जाम्पल दीजिए। अगर हम बिहार की बात करें तो कहाँ पर है कांग्रेस पार्टी इस वक्त बिहार में? देखिए, ये इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, सिचुएशन है। और अनफॉर्चुनेट है कि अब लगभग 30-35 साल हो गए हमने इंडिपेंडेंट चांस नहीं लिया पार्टी के लिए। सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि हम अलायंस में है, इंडिया गठबंधन में है, और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, बंगाल में है, दिल्ली में था, तो कई प्रदेशों में है जिसमें हम लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे भी कंटिन्यू 4 चुनाव लड़े, सुपौल से लड़ी, सहरसा से लड़ी, कैंपेन किया, बहुत कुछ देखा। लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लोग कांग्रेस के लिए वोट करना चाहते हैं। हाँ, अभी हम गठबंधन में हैं, गठबंधन के मजबूत साथी है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि कांग्रेस वहाँ ख़त्म है। जब मौका मिलेगा तो कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी। लेकिन कांग्रेस को लोग वोट करना चाहते हैं तो करते क्यों नहीं है? देखिए, मैं कहूँगी कि अभी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की राजनीति होती है और लोग 2 धड़ों में बंटकर वोट देते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अभी इस टाइम इलेक्शन है और ये सिचुएशन है कि हमारा जो मेन ओपोनेंट है वो एनडीए है, और इसलिए नहीं है कि हमें सिर्फ चुनाव जीतना है। क्यों नहीं है, इसका आंसर इसमें भी है कि कांग्रेस ने हमेशा आइडियोलॉजी की राजनीति की है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं की है। और इस वक्त जो लोग सेंट्रल में है, डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, चाहे आप एसआईआर को देख ले, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर देख ले, चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट देख ले, चाहे आप महंगाई देख ले,
चाहे आप पलायन देख ले, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम देख ले। अभी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, सबसे पुरानी पार्टी है। हम आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस कहते हैं ना, घर का जो सबसे बड़ा होता है वो घर को सहेजने के लिए कंप्रोमाइज करता है। तो आई थिंक बिहार में हम अभी घर को संभालने के लिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद ही कहा कि 30 साल से 40 साल से तमाम जो स्थितियां रही बिहार की और कांग्रेस की जो स्थिति रही, क्या आपको लगता है एक नेतृत्व का अभाव और दूसरा रणनीति जो भी बनती है वो गलत बनती है? देखिए, नेतृत्व का अभाव नहीं है, हम नेतृत्व दिखा नहीं रहे हैं। रणनीति का अभाव नहीं है, हम अभी अलायंस में हैं। इसके अलावा अभी इससे ज़्यादा मेरे पास उत्तर नहीं है इसके लिए। लेकिन जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, आपको लगता है वो सही मुद्दे हैं? बिल्कुल, आप बिहार के लोगों से पूछिए, क्योंकि हम लोग भी बिहार की राजनीति करें। आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो बिहार ने मुझे सिखाया है। वहाँ पलायन मेजर मुद्दा है, शिक्षा नीति को दुरुस्त करना मेजर मुद्दा है, बेरोजगारी मेजर मुद्दा है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मेजर मुद्दा है, करप्शन मेजर मुद्दा है। इवन ड्राई स्टेट होने के कारण अब वहाँ पे ड्रग्स आ चुके हैं, वो मेजर मुद्दा है। और राहुल जी ने जब से जाना शुरू किया है, लोगों के बीच पहुंचना शुरू किया है, शिक्षा नीति को लेकर बात करनी शुरू की है, महिलाओं को जो मान योजना हम लोगों ने 2500 का अनाउंस किया वो शुरू किया है, लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया है, तो एक अलग तरह का जोश बिहार वासियों में दिखने को मिला है। क्योंकि वहाँ का यूथ राहुल जी को कनेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि राहुल जी पेपर लीक की बात कर रहे हैं। 3 साल में आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आपको सही वक्त पे 3 साल में डिग्री मिलती है, वहाँ 5 साल में मिल रही है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यूथ उनसे कनेक्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आज का बिहार कांग्रेस को देख रहा है, राहुल गांधी जी को अपने लीडर की तरह देख रहा है। राहुल गांधी को बिहार अपना लीडर की तरह देख रहा है, मतलब आप चूंकि बिहार का पूछ रही थी, पूरा देश राहुल गांधी को लीडर की तरह देखता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब से उन्होंने बिहार जाना शुरू किया है, जो बिहार में कांग्रेस की सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसमें एक नया तरह का चमक आया है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बिहार जाना ज्यादा शुरू किया। तो 2024 का चुनाव तो अभी खत्म हुआ है। अगर देश राहुल गांधी को नेता के तौर पर स्वीकार कर रहा था, देख रहा था, तो कांग्रेस की स्थिति कुछ क्या बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि राहुल गांधी ने तो पूरे देश में यात्रा की थी। देखिए, 2024 में हम 100 सीट लेकर आए, बीजेपी 100 हो ही गए थे, 99 मान लीजिए। बीजेपी 400 का नारा लगा रही थी, उन्होंने बस अपनी गवर्नमेंट बचाने का काम किया। हमें बसाखी कर रहे थे, खुद बसाखी पे आ गए। राहुल जी ने 2 नारे दिए थे, एक संविधान को बचाने का, एक ओबीसी रिजर्वेशन का, तीसरा जो बेरोजगारी चल रही है, जो सिचुएशन है, ये पूरे देश को बेचने का काम कर रहा है। लोगों को समझ में आया। निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि अभी भी हम और मजबूती के साथ अगर अलायंस लड़ती, आपस का कम्युनिकेशन और बेहतर होता ऑल ओवर इंडिया में, तो हम और बेहतर प्रदर्शन करते। हाँ, मानूंगी कि हमारे कैंडिडेट के चुनने में कई जगह पे गलतियां हुई, और अच्छे कैंडिडेट चुनते, और अच्छा सिलेक्शन होता, जहाँ पे जिसकी हिस्सेदारी मजबूती से ज़्यादा बेहतर बन रही थी, अगर उस पर और ध्यान देते तो हमारी, मेरे ख्याल से 150 से ऊपर कांग्रेस की सीट होती। तो ये जो गलतियां आप स्वीकार कर रहे हैं, ये गलतियां आपके जो नेतृत्व के लोग हैं वहां तक, इसीलिए कई लोग जो छोड़ कर जाते हैं, वो कहते हैं वहां तक बात ही नहीं पहुंचा पाते अपनी, वो समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हुई है। देखिए, ये मैं जो बात कर रही हूँ अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो समीक्षा हुई और हमारे लीडरान ने जो ये एक्सेप्ट किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये CWC में बात हुई, जब हमारा अधिवेशन हुआ तब बात हुई, जब हम लोग सब कांग्रेसी बैठते हैं तब बात हुई, और सब ने एक्सेप्ट किया। और क्या गलतियां हुई वो दोबारा नहीं दोहराई जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने क्योंकि SIR की बात अभी बीच में उठाई थी, राहुल गांधी ऑलरेडी कह रहे हैं कि बिहार में तो वोट चोरी हो चुका है। अब अभी वोट पड़े नहीं है, अभी तो चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू ही हो रही है, अभी तो पीक पर भी नहीं पहुंची है।
पहले से पहले हार मान लेना और ये कहना कि बिहार का चुनाव तो बीजेपी की झोली में चला गया, वोट चोरी हो गए, ये एक तरीके से लूजर वाली बात नहीं हो गई कि पहले से ही वोटर को बता दिया हमें वोट मत दो क्योंकि वोट तो चला गया? बिल्कुल लूजर वाली बात नहीं है, उल्टा पहले से वोटर को भी अलर्ट करने वाली बात है और पहले से ही लड़ने की बात है, क्योंकि वोट चोरी तो एक्चुअली महाराष्ट्र से हो गई। वहां पे उन्होंने 40 लाख वोट बढ़ाए। कैंडिडेट का भी राइट होता है, किसी भी पार्टी का राइट होता है, चुनाव आयोग से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका कर्तव्य है कि आपका आंसर दे। उन्होंने नहीं दिया, ना फुटेज दिया, ना कैमरा दिखाया, किस जगह पे बढ़ा वो भी नहीं दिया। हरियाणा में चोरी हुआ, कई जगह पे चोरी हुआ। अब ये अभी तो इन्होंने निशाना कर्नाटक पे हुआ, निशाना मारा है बिहार पे, उसके बाद असम है, उसके बाद बिहार है, और अभी तो 90 लाख वोटर बिहार से निकालने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग आप 36 लाख को लापता बोल रहे हो, 22 लाख को डेथ बोल रहे हो, 7 लाख को डबल बोल रहे हो, 65 लाख का आंकड़ा तो अभी दे रहे हो। और आप लोगों को भी मालूम है किस किस तरह से ट्रैक्टर के नाम से, डॉग के नाम से, और अगर आप जमीनी हकीकत में देखेंगे तो अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 99% फॉर्म सबमिट कर लिए। और अगर आप बीएलओ से पूछोगे, और अगर एक आम आदमी गवर्नमेंट की वेबसाइट से अलग, एक तो आपको अधिकार नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर पे देख सको कि आप सबमिट कर चुके हो, आपको बीएलओ को ही पकड़ना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट में सिर्फ 30% सबमिटेड फॉर्म दिखा रहा है। मैं आपके दूरदर्शन पे बोल रही हूँ, चुनाव को पूछिए कि बीएलओ से पूछे। तो राहुल गांधी जी तो अलर्ट कर रहे हैं ये कि जो बेईमानी होगी उसको होने नहीं देना है। और अगर बीजेपी को एनडीए की हिम्मत है तो एसआईआर पर डिस्कशन कराए ना। अब ये एसआईआर पर आपने 2 ट्रैक्टर और डॉग, ये 2 वाले एग्जाम्पल दिए, दोनों के बारे में फैक्ट चेक किया गया और खुद चुनाव आयोग की तरफ से फैक्ट चेक होकर आया कि इसमें साजिश की बू आ रही है। और ये तो ऑपोजिशन वाले ही है जो ऐसी ऐसी चीजें सामने ला रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं तथ्य। मैंने जस्ट जोक कहा, डॉग और ट्रैक्टर इज नॉट आवर इशू, और ये कोई मेजर नहीं है, ये जोक है ना। एक वो जाने फेक है कि एआई है। एक महिला 25 साल की है, उसको 60 साल दिखा दिया जाता है। एक महिला सीता देवी है, उसको सीताराम दिखा दिया जाता है। दैट इज अ वेरी डिफरेंट इशू। लेकिन 36 लाख लोग लापता हैं, ड्रोन से खोज रहे हो क्या? 25 तारीख को लास्ट डेट था और 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि 97% को हमने वेरिफिकेशन कर लिया और उस वक्त 20 लाख लापता थे। तो 2 दिन में क्या वो ड्रोन से खोज रहे थे क्या? क्योंकि मोदी है तो सब संभव है। तो हम तो उनकी चोरियां दिखा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। उल्टा राहुल गांधी जी ऐसे है जो सिंगल पर्सन जो उनके पोल खोल रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है। लोगों को आगाह होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस को जिताने का काम नहीं है, ये तो हमारा लोकतंत्र का हिस्सा है। ये तो लोकतंत्र की आप हत्या कर देंगे। इससे बेहतर है कि आप बोल दीजिए ना कि भाई जो बीजेपी को वोट नहीं देता है आपको वोट ही नहीं डालना। इसीलिए ये आप जो लोकतंत्र की बात करें, बीजेपी ने तो साफ कह दिया ना कि जब कर्नाटक में चोरी हुई है तो कर्नाटक से शुरुआत कर लेते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया पहले इस्तीफा दे दें, वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर वहां भी ऐसा गलती हुई है तो कर्नाटक में क्यों सरकार बनी हुई है? देखिए, आप बोलिए उनको महाराष्ट्र से इस्तीफा दिलवाए, हम तो कर्नाटक से शुरुआत क्यों ना हो? हम किसी से इस्तीफे की बात नहीं कर रहे। ये हर चीज को बीजेपी मजाक में ले जाके मुद्दे को डाइवर्ट करती है। हम कह रहे हैं आज भी वहीं पे हम लोग स्टिक है, स्टैंड लिया हुआ है। 40 लाख वोटर महाराष्ट्र में कैसे बढ़ा? डू यू हैव एनी प्रूफ? वेरिफिकेशन इन राइटिंग में चुनाव आयोग दे। अभी बिहार में 65 लाख को निकाला, 36 लाख लापता है। डू यू हैव एनी प्रूफ? आप बीएलओ और चुनाव आयोग की स्टेटमेंट में इतना डिफरेंसेस क्यों है? तो वही तो बात होती है ना रंजीत जी की जहां पर बीजेपी की सरकार है हमेशा जांच वहीं क्यों हो? कर्नाटक पे और अगर बात आती है, तेलंगाना पर अगर बात आती है तो उनको क्यों छोड़ दिया जाए? किसने बोला छोड़ दिया जाए? ये ऑल ओवर की सरकार है, ये ऑल ओवर इंडिया को एसआईआर, हम कह रहे हैं हमें एसआईआर के वेरिफिकेशन कराने के तरीके पे ऑब्जेक्शन है। मतलब अब सिर्फ बिहार का मामला है? नॉट ओनली बिहार, आपने अनाउंस किया है
और हमें उससे पहले मालूम था बिहार के बाद आप बंगाल और असम में आएंगे। बिल्कुल। और आपने अनाउंस दोनों मामले अलग अलग हैं। ये मामला अलग हो गया, महाराष्ट्र का मामला अलग हो गया और कर्नाटक का मामला अलग हो गया। दोनों मामले अलग हैं। आपने SIR किया, आपकी नियत सेम है। आपने कहीं घटाना है, कहीं बढ़ाना है, आपकी नियत सेम है, आपकी नियत में खोट है। आप NDA के वोट को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के वोट को घटाना चाहते हैं। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन की नियत में खोट है या बीजेपी की? क्योंकि काम तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना। इलेक्शन कमीशन, ED, जिनको हम लोग इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा बोलते हैं, ये जितने भी स्वतंत्र स्तंभ कहे जाते हैं, क्या वो स्वतंत्र है क्या? कि देखिए, हाँ, डिफरेंसेस ये है कि जब आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं और किसी पार्टी में काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की बात के लिए काम कर रहे हैं। आई वॉज स्पोर्ट्स पर्सन और मैं अच्छा कर रही थी। मेरे घर में ऊपर वाले की कृपा से रोटी के लिए मैं पॉलिटिक्स को चुनूं ऐसा नहीं है। और मैक्सिमम कांग्रेस में लोग ऐसे ही हैं। समाज सेवा कर रहे हैं। आज के बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो ठीक है, 10 में से 2 लोग पावर के लिए आ सकते हैं, हाईलाइट होने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आप 55 साल के कांग्रेस के इतिहास को देखें, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ की IIT, यहाँ के एम्स, आज जितनी नीतियां आपने मुद्दा डाइवर्ट कर दिया। बीजेपी लेके चल रही है, किसकी दी हुई है? कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो एक तरीके से लगभग किनारे पर है, इसीलिए RJD जो है वो दिखा रही है आईना, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो या तमाम चीजों को लेकर के हो। कोई चेहरा क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा कांग्रेस पार्टी का? फिर मैं रिपीट करूंगी कि हमारी मजबूरी है। आपका चेहरा तो दिख रहा है, मैं और चेहरों की बात कर रही हूं। हम अलायंस में है और अलायंस का रिश्ता बना रहे, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये हमारे जो पार्टी के आला कमान है वो तय करते हैं। लेकिन हाँ, पार्टी कमजोर नहीं है, हमारी सिचुएशन कमजोर हम कह सकते हैं। हम अलायंस में है और जहाँ जिसकी भागीदारी मजबूत होती है हम वहाँ पे उसी तरीके से काम करते हैं। निश्चित तौर से पार्टी कंटिन्यू अपनी पार्टी की मजबूती के लिए बिहार में भी काम कर रही है। रंजीत जी, सोशल मीडिया में देख रही थी आपके इंटरव्यू से पहले, आज सिर्फ एक ही चीज चल रही है सोशल मीडिया पर कि क्या कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद का नारा दिया, भगवा आतंकवाद का नारा दिया, वो आज माफी मांगेंगे और सदन के पटल पर क्या माफी मांगेंगे? मुझे बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। ये बीजेपी का ट्रैप नहीं है। हम लोग देश की राजनीति करते हैं, कांग्रेस देश के संविधान की राजनीति करती है और हमें सिखाया गया है संविधान ने कि हम एक पूरे माला में हर जात धर्म के लोग हैं और हम सबके लिए काम करते हैं। और अभी हमारी पार्टी को भी एहसास हुआ कि OBC की जो हिस्सेदारी है, जो होनी चाहिए, वो बहुत कम है। हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन का काम, ये जो मैदान है, ये भाजपा का मैदान है। जब उनको 15 लाख पॉकेट में नहीं आए, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, तो बिहार में अनाउंस कर आए थे ना। हम उनसे जब पूछते हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार दिया क्या, वो पोलराइज करते हैं। हम कहते हैं 15 लाख आए क्या, वो पोलराइज करते हैं। हम कहते हैं शिक्षा नीति अब डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार में लगातार क्राइम क्यों हो रहा है? सरेआम अच्छे हॉस्पिटल में क्रिमिनल ऐसे पहुंचता है जैसे उसको गार्ड लेके जा रहा, आइए और गोली मार के जाइए और खुलेआम जाइए। बलात्कार ऐसे हो रहे हैं, बालिका गृह कांड ऐसे हो रहे हैं, शेल्टर होम में ऐसे बच्चियां गायब हो रही हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार से जब हम ये पूछते हैं ना कि ड्राई स्टेट में आज 12 साल का बच्चा भी, ये मैं एज अ मदर बोल रही हूँ, ये फैक्ट है कि आप उसकी आंखें देखेंगे ना, आज 300 रुपए में वहां पे ड्रग्स मिल रहा है और वहां के बच्चे कह रहे हैं, यंगस्टर कह रहे हैं कि भाई दारू में तो 900 रुपए लग जाते थे, अब तो 300 रुपए में 6 दिन हम नशे में रहते हैं। ये बातें करो तो पोलराइजेशन की बात करते हैं। बिहार देख रहा है और उन्हें शर्म आ रही है और पूरे देश को शर्म आ रही है। जिस दिन ये बात
बिहार वासियों को खटकनी शुरू हो गई है और खटकने लगी ना, उनको बिहार में खड़े नहीं होने दिया जाएगा। पूरे देश को एक नया शब्द दिया गया, भगवा आतंकवाद, जिसको लेकर इतना तहलका मचा। पहली बार लोगों को लगा कि किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पर नहीं बोलना है। ये सवाल छोड़ दें। मुझे अब मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे शर्म आ रही है ऐसी पॉलिसी पे, और अब लोग समझ रहे हैं इस पॉलिसी को, भाजपा की इस पॉलिसी को कांग्रेस ने नीति बना ली है कि इस मुद्दे पर नहीं जवाब देना, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान का रिस्पेक्ट करते हैं। आतंकवादी आतंकवादी है, उसकी ना कोई जात है ना धर्म है। कोई भी आतंकवादी होगा वो आतंकवादी होगा, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। वो कांग्रेस का नाम है। तो बेसिकली ऐसे बयानों से भविष्य में बचना चाहिए, किसी धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। ये आप कह रहे हैं, बीजेपी खुद बोलती है, खुद उकसाती है, खुद उगलवाती है, ये उनका एजेंडा है। कांग्रेस का एजेंडा लोगों को सुरक्षित और अच्छी कमाई देना है। चलिए एक सवाल पीछे जल्दी से। मेरा एक सवाल है कि फिर कांग्रेस की बिहार के चुनाव में क्या रणनीति है, वो किस रणनीति के साथ में उतर रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो चलो थोड़ी सी जनयात्रा कर ली और कुछ रैलियां मेरे ख्याल से भी कमी की हैं, तो और जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू तो अपनी रणनीति के साथ में वहाँ पर मैदान में उतर गए हैं, तो आपकी पर्सनली, कांग्रेस की पर्सनली क्या रणनीति होगी और वो किस रणनीति के साथ में उतरेगी? बस यही सवाल है। तो हमारी रणनीति आपको चुनाव मैदान में हमारे भाषणों में दिखेगी। हमारी स्कीमें जो ऑलरेडी हमने अनाउंस की है, हम महिला मान योजना कर रहे हैं। हमारा जो रणनीति में हम बिहार के लिए पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक और महिलाओं को सुदृढ़ करना, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। चलिए जल्दी से एक सवाल पीछे। सवाल मेरा बिहार और उसके विकास को लेके है, क्योंकि अभी की जो सरकारें, पिछली सरकारें विकास तो कर रही हैं, विकास की सौगात बिहार को मिल रही है, लेकिन ये क्योंकि लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे, कि जैसा कि एक करप्शन मुद्दा है, रोड बन रहे हैं, रोड टिक नहीं रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज टूट जा रहे हैं बनते के तहत। तो इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है आगे, इस पे कैसे ध्यान देगी, करप्शन को कैसे कंट्रोल करना चाहती? देखिए, इसके लिए तो आप बहुत यंग हैं, युवा हैं। आई होप आप कांग्रेस को लेकर आओ बिहार में, तब हम दिखाएंगे कि हम काम कैसे करते हैं। अकेले कांग्रेस लड़े तो सही चुनाव, तभी तो लेकर आए। अकेले कहाँ, 4 सीटें, 5 सीटों से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? रंजीत जी, मैं अनुभव शुक्ला हूँ। मेरा एक सवाल है, उद्धव ठाकरे आपके सहयोगी हैं, वो महाराष्ट्र में कहते हैं कि हिंदी बोलो, नहीं बोलते हैं तो मारते हैं बिहार के लोगों को। इस पर आपका क्या स्टैंड, और क्या उनसे कहेंगे कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए? कहेंगे नहीं, कह रहे हैं, आपके चैनल से कह रहे हैं। किसी भी प्रदेश में अगर बिहार के लोग जाते हैं और कोई भी व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति बोलता है, मेरा राइट हैंड है, कि आपका अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल उसका अधिकार है। वो गलत बोल रहे हैं, आपके माध्यम से कह रही। नहीं लगता कि जो क्षत्रिय छत्रप हैं, जो क्षत्रिय पार्टियां हैं, उनको कांग्रेस हमेशा कमज़ोर करती रही? जब भी आपको सफलता मिली हिमाचल में, कर्नाटका में, ड्राइविंग सीट लपकने की जो कोशिश है कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं आपकी स्थिति कमज़ोर होती गई। और नीतीश जी को ऐसा नहीं लगता कि छोड़कर, वो तो सिर्फ कन्वेनर बनना चाहते थे, छोड़कर कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी? नीतीश जी को कौन छोड़ सकता है, कौन ला सकता है? वो तो 9 बार खुद उन्होंने कभी इधर किया। थोड़ा अकाउंटेबिलिटी और लॉयल्टी तो होनी चाहिए ना। कहीं पर तो आप स्टिक होंगे ना। उनका तो फेविकॉल ही नहीं है कि वो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, तो कांग्रेस कैसे उन पे फेथ कर सकती है? इसमें कांग्रेस का मेरे ख्याल से कोई रोल ही नहीं है। ये तो नीतीश बाबू तय करते हैं। और जो आप कह रहे हैं छत्रपत, आप उल्टा कह रहे हैं। कांग्रेस को रीजनल पार्टी ने कमजोर किया, और एक टाइम पे कांग्रेस ने आपको स्टेज दी। अनफॉर्चुनेट है कि जब वो समय था कि हमें रीजनल पार्टी को हेल्प लेनी पड़ी, तो उल्टा हमने अपनी स्पेस दी, जिसका आज हम भुगतान भुगत रहे हैं। रियलिटी तो ये है। लेकिन अच्छी बात है रंजीत जी कि आपने बहुत सारी गलतियां, अगर पार्टी के फ्रंट पर कुछ हो भी रही हैं और हुई हैं, उन गलतियों को स्वीकारा। लेकिन अब उन गलतियों को सुधारने के लिए आप अगर कुछ करें, तब वो बड़ी बात होगी, जो कि अभी तो फिलहाल
समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी डायलॉग में शिरकत करने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखी। थैंक यू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। डीडी डायलॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। और डीडी डायलॉग में बात बिहार की हो रही है। और बिहार में जहां 20 साल से नीतीश कुमार जो है वहां मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन इस बार विपक्ष खम ठोक रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार तो नीतीश जी को सत्ता से हटाना ही है। विपक्ष की ओर से कई दिग्गज जो है वो मैदान में हैं। और इन सब के बीच एक और शख्सियत है बिहार में जो बड़े मुखर होकर बिहार के तमाम मुद्दों पर बोलते हैं और चुनावों में खूब जो है उनके बयान जो है चर्चा में भी आते हैं और पूरे बिहार में वो दिखाई भी देते हैं। ऐसी शख्सियत है पप्पू यादव जी, सांसद हैं बिहार के, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, डीडी न्यूज के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पप्पू यादव जी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। इससे पहले उनसे इस डीडी डायलॉग में चर्चा शुरू करें, जरा पप्पू यादव जी के जो सियासी सफर है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक जमीनी और लोकप्रिय नेता हैं। वो पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हैं और जनता के मुद्दों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक मुखर रहते हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत इन्होंने 1990 में की, जब पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से लोकसभा पहुंचे। पप्पू यादव अब तक 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव का नाम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि कोरोना महामारी, बिहार में बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान उनकी जनसेवा चर्चा में रही है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे दर्शक आपका स्वागत कर रहे हैं। आपकी लोकप्रियता है, आपको हराने के लिए जो है कांग्रेस का उम्मीदवार भी था, मतलब कांग्रेस भी जिस पार्टी को आप कहते हैं, एक तरह से कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, कांग्रेस कहां से आ गया? 13 में कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव भी, लेकिन उसके बावजूद आप चुनाव सभी लोग थे, इसलिए आपकी लेकिन मैं हराने के लिए तो बच्चे से लोग लगे हुए हैं। हाँ, नहीं ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जहाँ गरीब होगा वहाँ हार का कहाँ मिल जाए। वो ठीक है, ईश्वर करे आप गरीबों की सेवा करते रहो, गरीब आपको ऐसी जिताते रहे। लेकिन अब ये बिहार विधानसभा चुनाव की पप्पू जी बात करूं तो ये तो तय, आपने खुला ऐलान कर रखा है कि एनडीए को हराना है, नीतीश कुमार जी को हटाना है, लेकिन जिताना किसको है इस चुनाव में? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे ऐलान से नए ऐलान से कुछ नहीं होगा। पहले आप इस चीज को समझिए, पूरी दुनिया में, देश में, पहले हम आते हैं कि देश में चंडीगढ़ का पर कैपिटा इनकम है 2,63,000। गोवा जाइएगा तो वहाँ 2,33,000। महाराष्ट्र जाइएगा तो वहाँ 2,11,000। झारखंड जाइएगा तो वहाँ 63,000, अति लगभग 80-63,000 के बीच। अब यहाँ आइए तो 55,000, 60,000 यूपी, और बिहार जाइए तो 33,000 पर कैपिटा इनकम। अब 60,000 के बीच में डोरेशन है। पर कैपिटा इनकम इस बिहार की, उसको आप पहले मूल्यांकन करिए। 20-30 सालों से, लगभग 20 से 25 सालों से, लगभग 15 और 20, 25-30 सालों से आपकी कोई पूंजी निवेश नहीं हुई। 1.2% पूंजी निवेश हुआ मात्र। अब 2,80,00,000 लगभग लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, और 82 लाख लगभग बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो एक तरफ 82, एक तरफ 2,62,65 के 67 के लगभग। ये 2014 के बाद, अब फिर 2014 के पहले आप बिहार में लगभग, जब एम्स जाइएगा तो 80% लोग बिहार के यहाँ इलाज कराने आते। ठीक है। तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, और जब जो लोग जाते हैं बिहार का सौदा करने लगते हैं, हर आदमी द्वारकाधीश से आया हूँ, मैं जदवंश हूँ और मैं बिहार को विशेष राज दूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं विशेष पैकेज दूंगा। आप बिहार में एक IIM, एक IIT, जब झारखंड से बंटवारा हुआ, एक ही माँ समतुल्ला को मैं छोड़ दूं तो एक स्कूल है मात्र। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी घट गई। 40 मील हुआ करता था चीनी मिल, और आज 9 चीनी मिल है। हम 40% चीनी देश को देते थे, हम आज 4% चीनी इस कंट्री को देते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा मखान है 92.3%। हमारे पास डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा मक्का है, मिनिमम 88.3%। हमारे पास सबसे ज़्यादा नदी है गंगा से लेकर के कोसी, कमला से गंडक, महानंदा से केहर, कनहर, सोन से लेकर के लगभग 33-34 नदियां हैं। 2 और 3 नदियां से ज़्यादा दुनिया में किसी के पास नहीं है। 34 नदियों के होने के बाद सबसे ज़्यादा मोती पहले पहने जाते थे बिहार के, अब मोती गायब हो गए। सबसे ज़्यादा मछली बिहार में उत्पादन होता है, लेकिन हम साउथ का मछली खरीद के खाते हैं। सबसे ज़्यादा दलहन
हमारे यहाँ होता है। सबसे ज्यादा डेनमार्क के बाद दूध बिहार में होता है। एक दूध की फैक्ट्री खुली गुजरात में, दूसरा खुला बिहार के मधुबनी के फुलपरास में, मधुपुर में। हमारी मधुपुर की फैक्ट्री आज से 40 साल 46 साल पहले बंद हो गई। हमारे यहाँ डालमिया नगर से लेकर के सिल्क मिल, जूट मिल, पेपर मिल, लगभग जितनी फैक्ट्रियां थी, बंदूक फैक्ट्रियां, इर्मी पहले, ये सारी फैक्ट्रियां कांग्रेस के रीजन में खुली। एक फैक्ट्री आज तक सिंगल फैक्ट्री कोई खोला नहीं, जितनी फैक्ट्री आप देख रहे हो। 11 साल के अंदर फैक्ट्री हम करते रह गए। हमारे पास आईटी नहीं आता। हमारे पास बाढ़ 73% प्रभावित है। ठीक है। आज के डेट में सबसे ज्यादा हालात और बुरी परिस्थितियों में हम जीते हैं। सर कौन जिम्मेदार है? ये तो बिहार, जब चुनाव का बात बिहार की हो रही है, कौन नेता? कौन नेता? एवरीवन एंड एवरीबॉडी। और जात वहाँ की जनता को कोई मतलब नहीं है विकास से। जब किसान का आंदोलन होगा तो बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। यूपीएससी का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। एसएससी का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। जब बीपीएससी का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। चोरी करने की आदत, चोरी करवाने की आदत, आप कोई भी चीज उठा करके देख लीजिए। अभी चुनाव आया तो ममता को 2000 कर दिया गया, 3000। अभी आशा को कर दिया गया कि आशा 300 रुपया से हम 600 रुपया पर गैनी जो दिलाएगा तो हम 600 रुपया दे देंगे। अब आप इसको समझिए, इसको इस हल्के रूप में मत लीजिए। और हर राज्य में हो रहा है ना बापू जी, हर राज्य में आजकल राजनीति में यही हो रहा है। चुनाव से पहले घोषणाएं हो जाती है, तो बिहार भी उसी रास्ते पर है। अच्छा, पब्लिक भी उसी रास्ते पर है। पब्लिक यहाँ दिल्ली की औरतें और दिल्ली की पढ़े लिखे लड़का और लड़कियां और बड़े घराना फ्री ट्रेन में और बस में जाना चाहते हैं। फिर आप बिहार के लोगों को दोष क्यों दे रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ भैया, ये आदत चुनाव आते ही आप जो खैरात बांटते हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, इससे बढ़िया देश में पर कैपिटा इनकम मिनिमम मेरी सोच है कि हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 28,000 से 32,000 और ऊपर, कम से कम 48,040 से ऊपर होनी चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं खैरात बांटने का, ये तो उन्हीं नेता ने शुरू की जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। राहुल गांधी जी ने चुनाव में कहा था खटाखट 1 तारीख को आपके अकाउंट में खटाखट। मेरी बात आप समझिए, जो दिखता है सो बिकता है। पब्लिक मुद्दे छोड़ दिए। इस कंट्री में विकास पर कभी वोट पड़ी नहीं, कभी नहीं। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, दीपावली, पट्टेदार, अल्पेश, मंडल, कमंडल, मस्जिद, मंदिर, जिन्ना, पाकिस्तान, तलाक, एनआरसी और वक्फ। आप सर पहले तो सुन लीजिए। नहीं, जो आप कह रहे हैं, मेरा सवाल जो आपने कहा इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हो उसकी समझ पर। अच्छा, पर यही जनता पर मेरा सवाल पूरा हो जाए सर पर यही जनता पप्पू यादव को बार बार जिता रही है। तो पूर्णिया की जनता ठीक होगी, मधेपुर की जनता ठीक होगी, दिल्ली में लोग उस पे वोट देंगे। मेरी बात तो सुनिए ना। बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं जनता या नहीं जनता, आप इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। इस कंट्री में विकास के मुद्दों पर मनमोहन सिंह जी जब सेकेंड बार बने, आरटीआई, राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ फूड एंड राइट ऑफ हेल्थ एंड न्यूक्लियर पर जब समझौता हुआ, जिसके चलते आज आपके पास पावर है, अमेरिका से दूसरी कोई समझौता नहीं हुई, तो सेकेंड बार जब वो चुनाव लड़े तो पहली बार मनरेगा जो सबसे बड़ी योजना थी, और आरटीआई एंड राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ हेल्थ, कॉमन एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो अशोक गहलोत की सरकार ने राइट ऑफ हेल्थ को सबसे पहले लाया। मेरा सवाल तो नहीं सर चुनाव के संदर्भ में मेरा बिहार के बारे में कुछ जानते हैं? सर अरे मैं तो कह रहा हूं बिहार के बारे में आप सब जानते हैं। मैंने कब कहा मैं जानता हूं? आप बिहार के जमीन से जुड़े नेता हैं, ये दुनिया जानती है, इसीलिए आप बार बार चुनाव जीतते हैं। इसीलिए चुनाव नहीं जीतना है। नहीं तो फिर हम चुनाव नहीं जीते हुए थे, पूरे घर घर कोरोना को रेमडेसिविर पहुंचा दिए। बिल्कुल ठीक। हम चुनाव नहीं जीते हुए थे, दिल्ली में 3 महीने का खाना नहीं पहुंचा दिए। सर मैं आपसे हम चुनाव नहीं जीते हुए थे, भारत के सब अस्पताल नहीं गए। आप बिल्कुल जीते हुए थे। कौन चुनाव से क्या लेना देना पप्पू यादव को?
कुछ नहीं तो चुनाव लड़ते तो हम चुनाव जीते हुए थे, चुनाव लड़ते तो 11 दिन सोए नहीं थे, आप घर खाना पहुंचा रहे थे सर। आप इसीलिए चुनाव जीतते हैं ना, क्योंकि आप जनता की सेवा करते हैं। भैया आप एक बात समझिए, बताइए। नेता बनना हो ना, आप कुछ पद पर जाना हो तो दुष्टई और धुरतई करना जरूरी होता है। मतलब बड़ा, जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। तो आप भी तो बड़े नेता हैं। हमको कौन, हम नेता आप बात कर रहे हैं होते, हद हो गया बिहार के। आप इतने बड़े नेता हैं और आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। हमको काहे का नेता भैया? हाँ, कौन पूछने के लिए हर दिन भर रात मजदूरी करते हैं। हवा के पहले और एम्बुलेंस के पहले कोई घटना घटती है, कोई मरता है तो चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये नेता करता है सब। नहीं, आप नेता तो ट्वीट कर देगा। अरे आप मुझे एक चीज बताइए ना, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप ये सब धंधा नेता करता है? नहीं ठीक है, नेता घर से निकलता है। आप बिहार के बारे में बहुत जानते हैं। आप नेता लोग तो बाबा के इर्द गिर्द घूमता है। अब माल कमाओ, वाशिंग पाउडर निर्मा चश्मा को लगाए, जो दिखता है सो बिकता है भाई। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक या सब अब तो नया यूथ सब जो है बैठले गरिया देता है। नहीं, पर उसकी ताकत भी है, क्योंकि उसके कारण लोग ये जान पाए, इसी सोशल मीडिया के कारण लोग जान पाए कि पप्पू यादव कोरोना में सबको रेमडेसिविर दे रहे थे। ये भी तो है ना। सुनिए ना मेरी बात, बोलिए। सोशल मीडिया के बदौलत जान पाए। हम 22 घंटा नहीं सोते, तो लोग पूछा कि कैसे नहीं सोते हैं, तो हम बोले भैया ये मोबाइल मेरा पर्सनल है, ये जब तक चले समझना हम जगल है, और जब सुबह खुल जाए तो समझना जग गए। तो ये तो झूठ नहीं बोलेगा। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने शुरुआत में सवाल किया क्योंकि बात बिहार की हो रही है, चुनाव की हो रही है भैया, थोड़ा तो चुनाव की बात होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, पप्पू यादव एक वहां के बड़े नेता, आप माने ना माने हम तो मानते हैं। अच्छा चुनाव का क्या मतलब? क्यों भैया बिहार से किसी को मतलब है? क्यों नहीं मतलब है सर? किसी को मतलब? क्या बात कर रहे हैं सर? सर उठा करके देख लीजिए, पूरे देश में बिहार आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार, पूरे देश में आजाद हिंदुस्तान के पहले का बिहार, आजाद हिंदुस्तान के बाद का बिहार और आज का बिहार। सर मैंने आपको पहले ही कहा, हमने आपको पहले ही कहा कि हम दुनिया को हम मछली दे सकते हैं, दुनिया को मखान दे सकते हैं, दुनिया को मक्का दे सकते हैं, दुनिया को हम मिल्क प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। सर हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया। आपका मुद्दा क्या होगा? आप भी तो जनता के बीच जाओगे। मेरा मुद्दा आप हमसे पूछिएगा ना, तो मेरा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा इकोनॉमी, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा पलायन को रोकना, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा मेडिकल और एजुकेशन सरकार को दुनिया का नंबर 1 करना, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा स्कॉलर, मेरा मुद्दा होगा पेंशन। तो सर आपके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए आप किसकी सरकार बिहार में लाना चाहते हैं वो तो बताइए। बिहार की जनता चाहती है, हमारे चाहने से बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चाहती है। बिहार की जनता चाहती है एक ऐसा सरकार, ऐसे लोग जो सिर्फ जात पात की बात ना करे, हिंदू मुसलमान की बात ना करे, वह एक अच्छा इंसान की बात करे। कौन है ऐसा नेता? भैया इंडिया गठबंधन में, हाँ तेजस्वी यादव। अच्छा अभी तेजस्वी यादव आप इतना करते हैं, इतना तो भगवान का नाम नहीं। सर इंडिया गठबंधन में तो तेजस्वी यादव ही तो नेता है। आपको आपसे इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव ही तो नेता है। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी हैं। हाँ बिहार के नेता थोड़ी राहुल गांधी। सुनिए ना सर, हाँ इंडिया गठबंधन में माले हैं, इंडिया गठबंधन में सीपीआई है, इंडिया गठबंधन में सीपीएम है, इंडिया गठबंधन में एक और पार्टी है, निषाद साहब का पार्टी है, जिनकी पार्टी है नाम भी याद नहीं, उनके आप गिना रहे हैं। तेजस्वी यादव को नहीं गिना रहे, आरजेडी को नहीं गिना रहे। सुने आप, मतलब आरजेडी से तेजस्वी यादव से ऐसी क्या नाराजगी? अच्छा एक बात बताइए, आप ही लोग तय कर दीजिएगा नाराजगी और मोहब्बत। आप तय करके बता दीजिए। मोहब्बत होगा हमको। मोहब्बत से मेरा एक सवाल ले लीजिए। मोहब्बत से एक सवाल सर, मोहब्बत से सुनिए सर, मैं मोहब्बत पर सवाल कर रहा हूँ सर। अब मोहब्बत थोड़ा गड़बड़ा गया। नहीं अभी नहीं गड़बड़ा। अरे अभी सर एक मिनट, सिर्फ मुझे पहले मेरी बात सर 30 सेकंड का आपकी एक सेकंड हम। अच्छा चलिए एक सेकंड। पहला प्यार है आई बाहर है, ये पहले गीत था। अब है छठा सतमा प्यार है आई बाहर है, आजा मोरे बालमा नम्मा भी तैयार है। अब मोहब्बत का डिफिनेशन बदल गया। अब मैं आपकी आपको मैंने समझा कुछ अब आप मेरे मोहब्बत के सवाल पे ना, क्योंकि अभी जून 2025 का आपका बयान है, आपने कहा हम तो कांग्रेस और राहुल गांधी के मोहब्बत में पागल हैं।
अच्छा, ये आपका बयान है ना सर। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैं सर इसीलिए आपके बयान पे पूछ रहा हूँ। वो आपको ट्रक पे नहीं चढ़ने देते अपने, आपकी टिकट आप जहां से लड़ते हैं आपको कहते हैं पार्टी डिसॉल्व करके हमारे साथ आ जाओ, जब आप पार्टी डिसॉल्व कर देते तो आपको टिकट नहीं देते। तो कैसी मोहब्बत है, एक तरफा प्यार चल रहा है आपका। एक बात बताइए, हमारा लाइव बिहार की जनता और यूथ को लिखने दीजिए ना। राहुल गांधी जी हमसे कितना मोहब्बत करते हैं ये हम जानेंगे कि तीसरा आदमी जान लेगा। ट्रक पे भी नहीं चढ़ने देते आपको। अच्छा, आप यो जान लिए कि राहुल गांधी ट्रक पर चढ़ने नहीं आप वो तो पूरी दुनिया मोदी जी को जितना देखता है उससे ज्यादा पप्पू यादव को वर्ल्ड देखता है, पता है आपको? हाँ, तो इसीलिए तो लोगों ने देखा सबसे ज्यादा व्यूअर्स वाले हम हैं सर। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया, जब हमारी गिरफ्तारी कोरोना में की थी ये लोग, राजीव प्रताप रूडी के यहाँ से जब हम एम्बुलेंस निकाले थे 70, तो जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा वर्ल्ड ने लिखा था हैशटैग रिलीज पप्पू यादव। बिल्कुल वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है सर, वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं, मैं पहला आदमी हूं जो कभी 1 रुपया किसी चीजों पर खर्च नहीं करता सिवाय गरीब के अलावा। मेरी जिंदगी एक भी आंसू बह ले इस कंट्री में सर, वो पप्पू यादव को पता चले, यदि उसके आंसू ना खत्म हो तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा और उसी दिन मैं इस कंट्री को छोड़ के। नहीं सर, वो उसको देखिए, वो तो मैंने देखा है, मैं खुद जानता हूं। सर, आपके आगे में मेरा घर है सर, मैं आया हूं आपके घर, मैंने देखा 400 गरीब आदमी डेली इलाज कराता है सर। उसको, और वो बिहार के नहीं होते हैं सर। पप्पू यादव मत बोलिए, वो पूरा देश का होता है। वो पप्पू यादव नहीं, वो अशोक श्रीवास्तव बोल रहा है। मैं आपके घर आया हूं, मैंने देखा है आपके घर के पीछे कितने मरीज थे, वो बात सही है सर। लेकिन सर राजनीतिक तौर पर सर, जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो तो सर उसको ट्रक पर चढ़ के प्यार करवाने का क्या मतलब है? उसको राहुल गांधी प्यार क्यों नहीं करते सर? हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है सर। हमको किसी से नहीं दिखवाना है और हमको किसी ने नहीं चढ़ने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गिर गए थे और अपने नेता के लिए करे थे। जहां तक टिकट का सवाल है ना, टिकट नहीं, महागठबंधन धर्म को राहुल गांधी जी को निभाना था और लालू यादव जी को पता नहीं क्यों टिकट, उनका मधेपुरा से हमको चुनाव नहीं लड़ना था। मैं लड़ूंगा तो पूर्णिया लड़ूंगा। राहुल जी की सीटें 19 थी पिछली बार, अभी भी सबको पता है कि बड़ा जो है वो आरजेडी है। और आपका बयान आता है अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो मुझे बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा। 70 सीट कांग्रेस को वो मिली थी जो शहर की थी और तेजस्वी यादव जी वो सीट जीते जहां बीजेपी हनुमान को खड़ा करके नीतीश को बर्बाद करना चाहते थे। ठीक है, तो हनुमान को खड़ा किए वो जदयू के सीट पर। तो बीजेपी की एक भी सीट पर कांग्रेस तेजस्वी जी नहीं जीते, जदयू के लगभग सीटों पर तेजस्वी जी जीत गए। जहां से मैं आता हूं सीमांचल, कोसी और मिथिला, उस इलाके में तेजस्वी यादव मात्र 2 सीट जीते, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल। वहां पर जदयू आप उठा के देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं। कांग्रेस को वो सीट मिली जो सीट बीजेपी की थी और जो सीट गांव की इन चीजों की नहीं मिली। सर, इस चुनाव में हीरो कौन होगा ये भी जानना चुनाव में, ये जो बिहार चुनाव में हीरो राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी रहेंगे, आप इसको समझ लीजिए। आप इन चीजों को समझिए। क्या बड़ी पार्टी कांग्रेस सच आदमी है, बेबाक बोलता है, डर नहीं है। मैं कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेता हूं आपके लिए। मेरा सवाल यह है कि एक पत्रकार को आप पैसे दे रहे थे और पत्रकार जब सवाल पूछ रहा था तो आपने उसके हाथ में पैसे रखा, उसके बाद पत्रकार का वो टोन टेनर बदल गया और वो आपके जयकार करते हुए आगे गया। तो पहला ये कि आपने पत्रकार को क्या पैसे दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा, अभी आपने अपनी उसी सोशल मीडिया पे है कि आप रोज 10 लाख रुपए बांटते हैं। तो ये 10 लाख रुपए बांटने का सोर्स कहां से है और क्या इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जो आप बिहार में हैं तो क्या आप पैसे बांट रहे हैं? आपको पता है कि ब्लॉक में और जिला में जो पत्रकार को 6000 4000 रुपया मिलता है उसकी लाइफ क्या है, ये तय करेंगे पत्रकार के बारे में। तो और सुनिए सर, तो मेरी बात, सर वो अगर आप उस फील्ड में आए, आपको पता है कि उसकी तो आप नेताओं से थोड़ी पैसे लेंगे सर। दूसरी अगर पत्रकार नेता से पैसे लेने लगेगा तो बचेगा क्या? मेरी बात समझिए ना सर, पत्रकार यदि बड़ा बड़ा घराना यदि पूंजीपति और पैसे से लेकर के अपना सोशल मीडिया चलाए तब बच रहा है। एक बात सुनिए, अब ये हमको कह रहा है पैसा से इंडिया,
अब इनको पते नहीं है कि मेरा बाप दादा को कितना जमीन था। दरभंगा में हम अपने जमीन पर जाते थे और भागलपुर अपने जमीन पर जाते थे। अब आप हमको एक बात बताइए, मेरे फादर मेरे पापा चुनाव लड़े 2 बार एमपी का मधेपुरा से, सिंहेश्वर से एमएलए का। हमारी मां लड़ी, कुछ वोट से हार गई पूर्णिया से। अब मेरा जो कैरेक्टर है ये प्रश्न कर दे कि भैया 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया 90 से तो बांट नहीं रहे। पैसा तो सब दिन से हम बांटे हैं, मदद किए हैं। और हम पटना बाढ़ में लोगों को खाना खिलाए, और चुनाव लड़ने हम गए तो हमको भी हरा दिया और हमारे कैंडिडेट को 8,000 वोट दिया। हम क्या बोले? बुड़बक। सर, सेवा में आप रिटर्न की उम्मीद मत करिए। आप मेरा नाम अनुराग वर्मा है। निश्चित रूप से आप बिहार के जमीन से जुड़े हुए, क्या इस देश में इतना ज्यादा जमीनी नेता कोई नहीं होगा जिसे जनता प्यार करती है। लेकिन आप जिन लोगों के साथ चुनावी समर में जिन लोगों के साथ हैं, वो भारत के राजनीतिक राजवंश के राजकुमार हैं। उनके बीच में आप अपने आप को कैसे पाते हैं? एक लाइन खाली मैं आपको बता दूं, उन्होंने 10,000 किलोमीटर पैदल चलना मंजूर किया। वो लगातार लड़ रहे हैं, फाइटिंग कैपेसिटी है। जहां एक जिनको विरासत में मिली, तो विरासत में तो बुलिन देवरा को मिला, सिंधिया को मिला, ठीक, अनुराग को भी मिला, तो लालू यादव के बेटों को मिला, तो कौन सा गुनाह हो गया? मेरा सवाल बस ये है कि जैसे आपने अपनी बात में जो कुछ भी कहा आपने सारा ठीक है, जनता पे फोड़ दिया कि जनता इन मुद्दों पे बात करती है, धर्म पे बात करती है, लेकिन आपके पीछे कारण क्या था कि वो राहुल गांधी को वोट नहीं देती, जो हमेशा 0 लेकर आते हैं इलेक्शंस में? और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में भी राहुल गांधी अपना सिक्का अपना पाएंगे? वो तो कह चुके हैं बिहार में, बिहार के हीरो राहुल। एक्सपर्ट और हार्डवेयर का पढ़ा हुआ जीनियस लड़का जो वर्ल्ड का टॉपर हो, वो सबसे जीनियस था। कौन सर? राहुल गांधी जी। सर वो सर्टिफिकेट नहीं हमने देखा आज तक, सर्टिफिकेट नहीं देखा सर हमने अभी तक। सर एक बुरा नहीं मानिएगा श्रीवास्तव, कई जगह पर तो दूसरी खबर है जो आप कह रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा तो मैं आपको बुरा नहीं मानते आप सब। सर बुरा नहीं मानिएगा, बता दूं, एक ही आदमी राहुल गांधी है जिसका सर्टिफिकेट आज तक मोदी और बीजेपी नहीं मांग पाया। सर वो सुन लीजिए ना, हाँ, यदि है हिम्मत तो मांग ले सर्टिफिकेट राहुल गांधी का। मैं आपको सीधा कहता हूं, हार्डवेयर और एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ वो जीनियस, वो व्यक्ति जब आता है, जब उसने अपने स्पीच में कहा था कि जब मैं स्कूल में था तो दादी जब डेथ की थी तो प्रिंसिपल बुलाया था। सुनिए, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब कुछ चीजें कंप्लीट इमोशनल हो जाता है। ओके, चीजें सेंटीमेंट में बदल जाती, इमोशंस होता है। चलिए सर, मेरे पास समय खत्म हो गया है। पप्पू जी से अभी बहुत सारी बातें हो सकती थी, वैसे भी वो बड़े वोकल है, खूब खुलकर बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय की सीमा है। हमारे अगले मेहमान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। आप और को बुलाए? नहीं सर, अभी तो ये सिलसिला जारी रहेगा सर। पप्पू जी के साथ बातचीत अभी हम आपसे पटना में भी बातचीत करेंगे, ऐसे ही बातचीत करेंगे और 1 घंटे करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, पप्पू जी ने पूरे लंबे इंटरव्यू में एक बार भी तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बार कहा लालू यादव के बेटे, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। अब इसके बारे में बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है,
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। संस्कृत एक देवो भाषा गीर्वाणवाणी अमृत भाषा परंतु कथन योग्य भाषा न भवति। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बात बिहार की हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव जो है लगभग जो है वो नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं बिहार की चर्चा, बिहार के मुद्दे, बिहार के विवाद तमाम जो है
वो दिल्ली से लेकर पटना तक उनकी चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है अपने आप में बहुत खास होता है। बिहार को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। बिहार को इसलिए भी लोग जानते हैं, याद करते हैं कि बिहार में एक ज़माने में जो सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग शुरू हुई थी, बिहार के अपराध को लेकर चर्चा होती थी। लेकिन आज बिहार जो है नीतीश कुमार और बीजेपी का बिहार जो है उसको बदला बदला भी कहते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर बिहार में चर्चा होती है। और बिहार के चुनाव इस बार कैसे होंगे, कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान इस वक्त जो है स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त निशिकांत दुबे जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। जोरदार तालियों से स्वागत करिए निशिकांत दुबे जी का। इससे पहले कि निशिकांत दुबे जी से हम इस चर्चा को शुरू करें, बात बिहार की करें, उनके राजनीतिक सफर पर, उनके सियासी सफर पर एक निगाह डाल लेते हैं। एक छोटा सा पैकेज है उनके सियासी सफर को समझने के लिए, वो आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 18वीं लोकसभा में निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार गोड्डा से जीतकर संसद पहुंचे हैं। संसदीय कर्तव्यों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संसद की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष के रूप में और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में निशिकांत दुबे अपने संसदीय दायित्वों को प्रमुखता से निभाते रहे हैं। भागलपुर में जन्मे निशिकांत दुबे ने भागलपुर विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया है। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र और झारखंड में बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। विशेष रूप से संथाल परगना डिवीजन के देवघर में एम्स की स्थापना में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। एक राजनेता के तौर पर निशिकांत दुबे अपनी बेबाक और आक्रामक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत दुबे जी, इससे पहले मैं बिहार की और बाकी मुद्दों पर आऊँ, हमने बात बिहार की में गिरिराज जी से भी इंटरव्यू किया, उनको फायर ब्रांड नेता कहते हैं, लेकिन आजकल आप भी एंग्री मैन बने हुए हैं, पटक पटक के मारेंगे। मतलब दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से लेकर जो है महाराष्ट्र में जो है मुंबई तक आपके चर्चे हो रहे हैं, पटक पटक के मारेंगे। नहीं, उसका कारण है कि मैं लगातार कह चुका हूँ और अभी आज ही मुझे सूचना मिली कि मनसे ने थाने और मुंबई में जो है जगह जगह मेरे पोस्टर लगाए हैं, करोड़ों रुपया खर्चा किया है मेरे पब्लिसिटी के लिए, और उसमें डूबे डूबे कर जो है मारेंगे उस तरह के पोस्टर उसने समुद्र का सीन बनाकर किया है। ये जो विवाद है ना, ये विवाद जब होता है तो मन में तकलीफ होती है। जैसे अभी भी परसों बात करते हुए आपने देखा कि ट्रांसलेशन जो है मिसिंग था तकनीकी कारणों से, तो सभी लोग कह रहे थे कि अंग्रेजी बोलिए। यदि कोई तमिल बोलने के लिए कहे, मराठी बोलने के लिए कहे, कन्नड़ बोलने के लिए कहे, असमी बोलने के लिए कहे, बंगाली बोलने के लिए कहे, गुजराती, मराठी, तो उसमें खुशी होती है क्योंकि ये सारी भारतीय भाषाएं हैं। उसी तरह से जाने अनजाने इस देश में कई एक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की रीजनल लैंग्वेज आप मान सकते हैं कि हिंदी है। मतलब सीधा आप उसको मानना चाहें या ना मानना चाहें, क्योंकि कनेक्टिंग लैंग्वेज भी कई एक लोग हिंदी को कहते हैं, लेकिन मुख्य जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कई एक जगह राजस्थान है, दिल्ली भी यदि आप कहें, तो जो कमिटमेंट मराठी भाषियों के लिए होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, जो मेरा भी व्यक्तिगत तौर पर उतना ही सम्मान है मराठी भाषा के प्रति। मराठी ही एकमात्र भाषा है इस देश में जो कि देवनागरी में लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी की लिपि, हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है, मराठी की भी लिपि देवनागरी है। और उसमें यदि आप किसी को, गरीब आदमी को मारपीट करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, उनके पास क्या रास्ता है? और रास्ता ये है कि कोई ना कोई तो उनके लिए बोलेगा ना, तो वो हमने बोला। मेरा सवाल ये है कि ये बयान कहीं बिहार के चुनाव के मद्देनजर तो नहीं आया था आपका?
नहीं नहीं, ये मैंने आपको जैसे अभी ये बताया कि ये बचपन से ही जब आप हिंदी भाषी के नाम पर जो है, मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र बनाने में, मुंबई बनाने में उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषियों का बड़ा योगदान रहा है। और आज भी जो आपकी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि हम ही केवल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप किस आधार पर मारपीट करते हो? अंग्रेजी बोलने में किसी को परहेज नहीं। हिंदी अंग्रेजी कब से आपने बोलना शुरू किया? अंग्रेज तो जब आए होंगे 1760-65 के बाद जो है, तभी ना अंग्रेजी का जो है यहाँ आविष्कार हुआ। लेकिन इसके पहले तो कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था। लेकिन क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या बिहार में ये मुद्दा होगा? क्योंकि जो शिवसेना, यूबीटी या मनसे जो है अब इस वक्त जिस तरफ खड़े हैं, उसमें उनके साथ कांग्रेस भी दिखाई देती है, उनके साथ जो है बाकी आरजेडी भी दिखाई देता है, और वो लोग इस मुद्दे पे खामोश होते हैं। देखिए, जब वहाँ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मैंने देखा, कई एक CIA के रिपोर्ट्स में देख रहा था, विकीलीक्स की रिपोर्ट देख रहा था, जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता तब मनसे, और जब तक मनसे नहीं बना था तब तक शिवसेना यही काम करती थी। लेकिन वो बड़े कंफ्यूजन में क्या है, मैं आपको वहाँ की डेमोग्राफी बता दूँ मुंबई की। केवल 30% लोग मुंबई में मराठी बोलते हैं, केवल 30%। 12% लोग उर्दू बोलते हैं, मतलब वो मुस्लिम है। लगभग उतने ही 30% के आसपास हिंदी बोलते हैं। 2-2.5% के आसपास जो है राजस्थानी बोलते हैं, उसी तरह से गुजराती बोलते हैं, उसी तरह से राजस्थानी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर जो उनका मंसूबा है, वो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि इस तरह की राजनीति वो चुनाव के समय करते हैं। लेकिन इस बार जो है उनका फाइनल, जिसको कहते हैं कि कॉफिन लग जाएगा, ये मनसे और उद्धव ठाकरे की राजनीति पूर्णतया मुंबई से खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो पैसा कमाने का एक साधन है, जब वो खत्म हो जाएगा और सभी मिलकर उनके खिलाफ वोट करेंगे, तो उनको फिर ये राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, मैं बिहार पर आता हूँ, क्योंकि आप यूँ तो झारखंड के सांसद हैं, लेकिन जब आपका जन्म जो है वो संयुक्त बिहार था, झारखंड भी बिहार का एक हिस्सा एक समय में था, तो बिहार को लेकर क्या यादें हैं? इस चुनाव में क्या चीज़ें हैं बिहार की जो आपको याद आती हैं? क्योंकि अब वहाँ 20 साल से नीतीश जी की आपकी सरकार है, तो लोग जो हैं पिछले बिहार से जो आपने बचपन में देखा होगा उससे कंपैरिजन करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी यदि मुख्यमंत्री हो तो एज ए वोटर, मैं 4 बार सांसद बना, तो 4 बार मैं बिहार का ही वोटर था। मैं झारखंड के वोटर के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा, मैं बिहार के भागलपुर के वोटर के तौर पर लड़ा। इसीलिए नीतीश कुमार की जो सरकार बनी, तो आप समझिए कि आज तक मैं उनको वोट देते आया हूँ। तो एज वोटर मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जबकि मैं वहाँ प्रचार के लिए नहीं गया या वहाँ मैंने कैंप नहीं किया। 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, खासकर 1990 से लेके 2005 तक 15 साल, और 2005 से लेके 2025 20 साल की जो स्थिति है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। रोड नहीं था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, रोजगार के कोई साधन नहीं थे। आज कम से कम सभी जगह आपको फैक्ट्री बनती हुई या लगती हुई नज़र आएगी। कहीं पावर प्लांट यदि बन गए तो आप समझिए कि औरंगाबाद में पावर प्लांट बन गया और बाढ़ में भी पावर प्लांट बन गया। मेरा जो गांव है वहाँ कहलगांव में जो है सुपर थर्मल पावर बन गया। तो ये सब एथेनॉल के ही कितने प्लांट लगे। ये सब इतने बड़े कंट्रीब्यूशन हैं नीतीश कुमार जी के कि उसमें उनको हराना, बिहार के चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टी मिल जाएगी, सारी यूपीए मिल जाएगी, तो भी नहीं हरा पाएगी। ये मैं एक बिहार के आम जनमानस के तौर पर, एक वोटर के तौर पर बता रहा हूँ। और इस बिहार को बिहार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, उसमें एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है कि बिहार पैकेज के नाम पर लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपया उन्होंने दिया। अब बिहार पैकेज के नाम पर आप समझें कि क्या है, यूनिवर्सिटी जो है कई एक राज्यों में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की 3-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मेरा पुश्तैनी गांव है, विक्रमशिला, मतलब विक्रमशिला में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। नालंदा बुद्धिस्ट के लिए आप समझिए कि नालंदा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, ऑलरेडी वो फंक्शनल है, तो वो यूनिवर्सिटी दी। यदि हाईवे ही यदि आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी इतनी बड़ी थी।
एक सहरसा इलाका था निर्मली, जो 1930-32 के बाढ़ में जो है डूब गया, और उसके बाद रेल लाइन जो है ख़त्म हो गई थी। उस रेल लाइन को अभी अटल जी ने घोषणा की थी, उसको अभी रेस्टोर किया है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनेगा, एम्स कहाँ बनेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 2-2 एम्स दिए। पटना में ऑलरेडी पहले से एम्स था, अभी दरभंगा में जो है एम्स स्टार्ट होगा। एयरपोर्ट आप समझिए कि पटना एयरपोर्ट को छोड़कर कोई एयरपोर्ट नहीं था। पटना इतना डेंजरस एयरपोर्ट था, उसके लिए भी आपको ध्यान हो कि बिहटा में नया एयरपोर्ट बना रहा है। एक और राजगीर में एयरपोर्ट बनाने की बात आ रही है। इसके अलावा दरभंगा का एयरपोर्ट जो है ऑलरेडी चालू हो गया है, बड़ा। रक्सौल में एयरपोर्ट बनेगा, भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा, मुंगेर में एयरपोर्ट बनेगा, पूर्णिया का एयरपोर्ट जो है उसका काम चालू हो गया है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो उस पैकेज में जो नीतीश कुमार कर रहे थे, उसमें 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक्सेलरेट किया उसको कि ये जनता उसको समझती है, और उसका प्रतिफल जो है इस चुनाव में। क्या ये चुनाव में यही एक बड़ा मुद्दा होगा आपको लगता है, या और क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार बिहार चुनाव में? और क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे एक तरफ लालू प्रसाद का 2005 तक का जो शासन है, 1990 से लेके भाई भतीजावाद जो है कि किस तरह से राबड़ी जी बन गई, किस तरह से स्टाम्प पे वो चलाती थी, बल जेल से ही सरकार चलती थी, जेल की सरकार थी, बेल की सरकार थी, जेल से जब निकले तो वो बेल की सरकार हो गई। और एक तरफ जो है वो 20 साल का जो है किया हुआ काम है, जिसने कि भारत में बिहार का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, दशा और दिशा बढ़ा दिया। आप समझें कि एक समय ऐसा आया कि बिहार का जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 12%, 13%, 17%, एक तरफ एक समय तो 20% तक चला गया। एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी चला गया। एक समय ऐसा था 1990 से लेके 2005 तक कि बिहार का जीडीपी जो है 2 से 3% था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ का यूथ समझता है। और आपको पता है कि बिहारी की एक ही समस्या है और एक ही मजबूती है कि बिहार के जो लोग गांव में भी रहते हैं, यदि खोमचा भी चलाते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, वो भी राजनीति समझते हैं। और जो आईएएस, आईपीएस और पॉलिटिशियन हैं वो भी राजनीति समझते हैं। तो दोनों बराबर की राजनीति समझते हैं। तो उनको बेहतर पता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और इसका बिहार चुनाव में असर। अच्छा निशिकांत जी, आप इतिहास के विद्यार्थी तो नहीं हैं, नहीं, लेकिन आजकल आप गजनी से लेकर के गांधी नेहरू परिवार तक के इतिहास जो है वो खंगाल के पता नहीं कहाँ से जो है दस्तावेज ला के जो है पटाखे बम फोड़ते रहते हैं। क्या इतना, मतलब क्या आपने मोर्चा बांध लिया? 2014 के पहले इस देश में क्या हुआ वो यूथ को पता ही नहीं। अच्छा, जो वोटर है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कंट्रोल्ड मीडिया थी। अब कई एक चीज़ें जो मैं CIA के डॉक्यूमेंट और विकीलीक्स निकालता हूँ वो 2010 में रिलीज हुआ, 2011 में रिलीज हुआ, 2007 में रिलीज हुआ, लेकिन वो छपा ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये एक रास्ता ये भी है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों तक ये बताना कि 2014 से लेके 2025 तक आप हमारे कामों की तो स्क्रूटनी कर रहे हो, हमने अच्छा किया बुरा किया वो आपके ध्यान में है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ ये कौन बताएगा? तो आपने उसी क्रम में राहुल जी की शिकायत कर दी बिरला जी से कि उन्होंने जो है इंदिरा जी को लेकर गलत तथ्य रखे हैं। इसीलिए कि वो लेटर हमने उसमें लेटर हमने रिलीज कर दिया ना। आज ही जब मैं यहाँ रहा था तो मैं रास्ते में एक ट्वीट करते हुए आ रहा था कि ट्रंप के टैरिफ पर जो है 25% टैरिफ पर पार्लियामेंट जो है आप बंद करने की बात कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो। मैंने 2009 में जो वहाँ के व्यापार मंत्री थे, ट्रेड मिनिस्टर अमेरिका के, जब वो आए थे और यहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे आनंद शर्मा, उनके मिनट्स को जारी कर दिया। उसमें मुर्गा का टांग जो है कैसे उसके साथ समझौता होगा, डेयरी के साथ कैसे समझौता होगा, एग्रीकल्चर के साथ कैसे समझौता होगा, ये सारी चीज़ें जो है भारत सरकार ने मान ली थी। मतलब आप ये समझें कि, और केवल किस कारण से, कि सिविल न्यूक्लियर डील करना था। सिविल न्यूक्लियर डील में आज तक कोई पावर प्लांट बना नहीं, कोई न्यूक्लियर जो है 2008 में ये एग्रीमेंट आपको पता है कि सांसदों को खरीद करके कांग्रेस ने तय कर लिया। आज मैं 17 साल में कह रहा हूं कि किस तरह की डील किए कि हमारी सरकार, मोदी जी बार बार जाके कहते हैं कि आप हमारे साथ न्यूक्लियर समझौता करिए और हमको न्यूक्लियर पावर दीजिए, कहां देने को तैयार है? इक्विपमेंट देने को तैयार नहीं है, उसका रॉ मटेरियल देने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके आधार पर आपने जैसे समझौते कर लिए। आज हमारी सरकार है, हमने किस आधार पर, जो बयान आया है कल, जो भारत सरकार ने बयान दिया, बयान क्या दिया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, MSME सेक्टर है,
और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जहाँ की रोजगार है, जहाँ की व्यापार है, जहाँ की आम लोग जिससे जुड़े हुए हैं, हम उसके ऊपर किसी प्रकार का अमेरिका से समझौता नहीं करें। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में खास करके अमेरिका की कुछ टर्म्स कंडीशन रहती हैं, सरकार, मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं है, शायद इस वजह से भी जो है क्योंकि आपने अभी कहा कि पिछली सरकारों ने समझौता कर लिया था, ये सरकार शायद समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आपको मैं बताऊं कि अभी तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है नया निगोसिएशन चल रहा है, अभी यूके के साथ साइन किया है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी लगभग फाइनल हो गया है। यूरोपियन यूनियन के साथ आप कागज, मतलब अभी यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं गूगल करने कहिए कि 2013 में जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत निगोशिएट कर रहा था FTA, उसमें सबसे भारी नुकसान एग्रीकल्चरल सेक्टर और डेयरी का हो रहा था। और अमूल जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है, डेयरी की इंडस्ट्री है, उसके चेयरमैन ने माननीय मनमोहन सिंह जी को खुलेआम चिट्ठी लिखी थी कि आप जिस तरह से हाथ कटाना चाहते हो हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे। ये मतलब आज का समय ये है कि मैं यहाँ से बोलकर जाऊंगा तो उसके जो है मीम्स बनने शुरू हो जाएंगे, सारी चीजें वायरल हो जाती हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हो। आज तो सबके पास सभी पत्रकार हैं या सभी जानकार हैं, सभी जीनियस हैं। तो उन्होंने जो काम किया वो काम मोदी जी की सरकार नहीं करेगी। मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार को किसानों का हित सबसे सर्वोपरि है, गरीबों का हित सबसे सर्वोपरि है, डेयरी इंडस्ट्री का हित सबसे सर्वोपरि है, कॉटेज इंडस्ट्री, MSME जिसके कारण की रोजगार आते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर जिसकी की संभावनाएं हमको दिखाई देती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जो ITA 1 में 96 में चिदम्बरम ने जिसको साइन कर लिया, जिसके कारण की पूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की इंडस्ट्री खत्म हो गई, जिसके कारण खिलौने की इंडस्ट्री खत्म हो गई। आपको पता है कि ITA 2 हमने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ITA 2 2015 से रोक रखा है, इसीलिए मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। हमारा रोजगार का साधन, हमारे किसानों का साधन, हमारे डेयरी का साधन, हम इसके ऊपर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो। निशिकांत जी, जब बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार को लेकर के बहुत सारे मुद्दे की, लेकिन अभी अब मैं, क्योंकि आपका बयान मैं बिहार से अगर जोड़ूं, क्योंकि बिहार में बीजेपी जब SIR चल रही है तो बीजेपी के कई नेता बार बार कह रहे हैं कि भाई घुसपैठी हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। आपने अभी कहा कि झारखंड में जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, आपने कहा NRC होना चाहिए, तो क्या बिहार को लेकर भी आप जब कह रहे हैं घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी बिहार में भी हैं, तो क्या यहाँ भी आप NRC कराने की मांग करेंगे या सरकार आएगी तो उसके बाद इस दिशा में कुछ? NRC होना चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पार्लियामेंट में जो बातें आप व्यक्तिगत तौर पर करते हैं उसको नहीं बोलते। मैं कल की बात कर रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद मेरे से पर्सनली मिले और उन्होंने कहा कि ये फैक्ट है कि 20 से 25% बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर बंगाल के वोटर बन गए। ये TMC के सांसद आपसे कह रहे हैं? TMC के सांसद ने पर्सनली मुझे कहा और उन्होंने कहा लेकिन इसका माहौल एंटी बंगाली नहीं बने, इसके लिए आप लोगों को सोचना चाहिए और आपको अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पर मंथन करके काम आगे बढ़ाना चाहिए। आप यदि हमारे साथ चलेंगे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर जो मेरा जिला है, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कलियाचक, हमारे यहाँ पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा जहाँ से मैं सांसद हूँ, देवघर, जामताड़ा जो कि जिसके ऊपर की सीरियल बन चुका साइबर क्राइम का, ये सब मेरे इलाके हैं। पाकुड़ जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, उस वक्त पाकुड़ में मुस्लिम की आबादी केवल और केवल 35% थी। आज पाकुड़ में मुस्लिम की आबादी 65%। 1951 में जब जनगणना हुई, जो कल भी मैंने पार्लियामेंट में कहा, संथाल परगना के इस 6 जिले में पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा, आदिवासियों का पॉपुलेशन, सारी दुनिया आदिवासी और शेड्यूल कास्ट की बात करती है कि हम उसके लिए इस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया। आदिवासी का पॉपुलेशन 45% था। उसके आधार पर परिसीमन में सीटें उनकी रिजर्व थी।
2011 की जो जनगणना है वो ये कह रहा है कि आदिवासी का पॉपुलेशन 28% है, और अभी जो जनगणना होगी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पॉपुलेशन 21 या 22% होगी। मैं एक दो सवाल ऑडियंस के लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पत्नी को लेकर एक एफआईआर हुई कोर्ट से, उसमें हालांकि हुआ कि, लेकिन मैं देख रहा था कि आपको और आपके परिवार पर करीब करीब 47 मुकदमे हुए हैं, और आपने एक बयान दिया महिलाओं और परिवार को घसीटना राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है, लेकिन आप गांधी परिवार और नेहरू परिवार को तो बार बार घसीटते हैं। मैंने आज तक सोनिया गांधी जी को ये नहीं कहा कि आप चोर हो, प्रियंका गांधी जी को नहीं कहा कि आप चोर हो, राहुल गांधी जी को नहीं कहा कि चोर हो। मैंने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके आधार पर हमने कहा आप एक मेरा बयान दिखा दीजिए जहां मैंने कहा कि आपने वो जमीन ले लिया, आपने वो हड़प लिया, आपने वो चोरी कर लिया। अब जैसे नेशनल हेराल्ड है, नेशनल हेराल्ड में यदि एफआईआर हुआ है और वो चार्जशीट हुआ है तो उसके ऊपर आप कहेंगे ना कि आपने जो है कांग्रेस के पैसे से जो है वो काम कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा आता है वो काम नहीं कर सकते। उसी तरह से 47 केस हो जाने के बाद भी मुझे ये नहीं पता है कि हेमंत सोरेन जी को कितने बच्चे हैं, मुझे नहीं पता है। मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं की। मेरे पास कल्पना जी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी मां रूपी सोरेन जी के बारे में, उनकी बहन अंजलि सोरेन के बारे में सारे कागज हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी परिवार को नहीं घसीटा है। इवन कांग्रेस के इरफान अंसारी जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो स्टेटमेंट आप कर रहे हैं, उनके बच्चे चले गए हॉस्पिटल देखने के लिए, पिता हैं स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन बच्चा चला गया। तो मैंने कहा कि बच्चा जो है वो बाल सुलभ हरकत के कारण चला गया, 21-22 साल का बच्चा है, उसको क्यों घसीट रहे हो राजनीति। तो मैंने राजनीति में हमें शुचिता रखी, लेकिन मेरे ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे 2 बच्चों के ऊपर जो कि बाहर इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ते थे, मेरी माँ पिताजी जो 85 साल 90 साल के हैं उनके ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर। और वो एफआईआर ऐसे हैं जैसे जिस एफआईआर की बात आप कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी नीलाम हुई, बैंक नीलाम कर रहा है डीआरटी, और डीआरटी से 13वीं बार, जब 12 बार नीलामी में कोई नहीं आया तो मुझे लगा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। तो मैंने अपने, ऐसा नहीं कि बेनामी है, हमने अपने नाम से जो है उसको बिड किया, और 1-2 पैसे से नहीं बिड किया, 60 करोड़ रुपए पे बिड किया। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई गरीब जो है पॉलिटिशियन हूँ। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गया उस वक्त भी मैंने कहा कि मेरे पास करोड़ रुपए है। मैंने कभी लोगों को ये नहीं बताया कि मैं गरीब हूँ और मैं राजनीति में आया हूँ। मैंने कहा कि मैं अमीर हूँ और राजनीति में गरीबों की सेवा के लिए आया। उस डीआरटी से यदि किसी को समस्या होगी तो वो बैंक पर केस करेगी कि जिसने डीआरटी में नीलामी में खरीदा उसके ऊपर केस होगा। इसके ऊपर 4 केस हो चुके हैं। एक स्टे है जो अभी फिर से कोर्ट ने कहा, दूसरा केस फिर से कर दिया। ऐसा आपने कहीं देखा है? तो ठीक है, उनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना है, लड़ने दीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल, मैं व्यक्तिगत आज भी इतना 47 केस के बाद भी मेरा लाइफ के बारे में एक अलग सोच है कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, बिना किसी प्रमाण के किसी के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। और यदि आपके पास प्रमाण बच्चे और जो राजनीति में नहीं है, बच्चे और महिला के प्रति है, ठीक, तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। चलिए जल्दी से 1-2 सवाल ले लेता हूं मैं निशिकांत जी से। जी हाँ, इधर दीजिए माइक। बिहार के चुनाव में आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी वहाँ पे तेजस्वी यादव जी हैं, मानिए ना मानिए आप, लेकिन उनके बारे में अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर जी ने उनको डिफाइन किया। अगर आप अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को 2 लाइन में डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? ओके, देखिए, इनके पूरे परिवार को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, और करीब से इसलिए जानता हूँ कि मेरी वाइफ की बड़ी बहन और मिसा भारती दोनों क्लासमेट हैं। अच्छा। और संजोग से लालू जी के साथ भी सांसद होने का मुझे सौभाग्य है। 2009 से 14 तक मैं उनके साथ सांसद था।
तेजस्वी यादव में व्यक्तिगत तौर पर केवल लालू प्रसाद जी के बेटा होने के अलावा कोई क्वालिटी नहीं। और जब जिस व्यक्ति में क्वालिटी नहीं है उससे क्या मुकाबला हो सकता है? वो मीटिंग कहां करने जाते हैं? वो मीटिंग करने जाएंगे मुस्लिम इलाके में, वो मीटिंग करने जाएंगे यादव के इलाके में, और यादव में भी अपने परिवार को छोड़कर उस परिवार ने किसका साथ दिया? तो जो आप कह रहे हैं मुकाबला, जहां तक फिर सेकुलर पार्टी का सवाल है, आपको ध्यान हो कि असाउद्दीन ओवैसी के 5 एमएलए जीते किशनगंज अररिया के इलाके से, वो 5 में से 4 एमएलए को वो मिला लिए। अभी लगातार ओवैसी साहब जो है चिट्ठी लिखते रहे कि सेकुलर फ्रंट के नाते आप हमको भी अपने फ्रंट में शामिल करो, और ओवैसी साहब फ्रंट में शामिल नहीं हुए। ये सारी चीजें यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि इस व्यक्ति में कोई पॉलिटिकल सोच समझ है ही नहीं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं किसी का। जी जी नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल प्रताप है। मेरा आपसे ये सवाल है, आपका क्या विचार है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर? एक राज्य में 5 साल में कम से कम 1 साल, क्योंकि जब चुनाव घोषित होता है तो 1.5 महीने 2 महीने पहले से आचार संहिता लागू हो जाती है, तो कम से कम 1 साल तक, 5 साल में 1 साल तक आचार संहिता में ही सारे विकास के काम ठप हो जाते, और सभी का चुनाव अलग अलग होता है। आपको आश्चर्य होगा, जैसे पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसका वोटर लिस्ट अलग है जी। सेंटर का वोटर लिस्ट, लोकसभा और विधानसभा का वोटर लिस्ट, लोकसभा विधानसभा का बूथ लिस्ट वो अलग है। नगर निगम, नगर पालिका और मुखिया का जो चुनाव होता है उसका वोटर लिस्ट अलग है। तो इस देश में बूथ अलग है। कितना खर्चा होता है? यदि एक साथ ये चुनाव हो जाएगा तो कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम भारत का 2 लाख 3 लाख करोड़ जो रुपया जो है बचेगा, और जब ये बचेगा तो उसमें पुल बनेगा, पुलिया बनेगा, रोजगार के साधन क्रिएट होंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।